नमस्कार, न्यूज पॉइंट लेकर हाजिर हूं मैं राजीव। दोस्तों, दिल्ली से बिहार तक सियासी माहौल बदलता जा रहा है। दिल्ली में आप जानते हैं चुनाव है और दिल्ली चुनाव में आज से राहुल गांधी की एंट्री भी होने जा रही है। अब से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी दिल्ली के सीलमपुर क्षेत्र में इन चुनावों के लिए अपनी पहली रैली करने जा रहे हैं। राहुल अपने भाषण में किन मुद्दों को प्रमुखता देते हैं और किस तरह अपने विरोधियों पर निशाना साधते हैं, उससे तय होगा कि कड़कड़ाती ठंड में, सर्दी में दिल्ली का सियासी तापमान और कितना बढ़ता है। उधर नीतीश कुमार को जिस तरह बिहार में उनकी पार्टी और गठबंधन के लोग नियंत्रित कर रहे हैं, उस पर अब तेजस्वी यादव ने नया हमला किया है और साथ ही नीतीश के भविष्य को लेकर एक बड़ा दावा किया है। वहीं इधर दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने तीखे हमलों से सियासी पारा काफी चढ़ा दिया है। भ्रष्टाचार के आरोपों की शुरुआत नरेंद्र मोदी ने की थी और केजरीवाल पर शीश महल बनाने का आरोप लगाया था, तो अब अरविंद केजरीवाल ने बीजेपी और बीजेपी के साथ साथ चुनाव आयोग को भी सवालों में घेरा है। आपको बता दूं कि आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी अवध ओझा का मतदाता कार्ड ग्रेटर नोएडा से दिल्ली में शिफ्ट करवाने को लेकर जो अड़चनें आ रही थीं, उस पर अरविंद केजरीवाल ने सवाल उठाए, प्रेस कॉन्फ्रेंस किए और कि जब आवेदन की आखिरी तारीख 7 जनवरी थी, तो फिर एक खत के जरिए इसे अचानक 6 जनवरी क्यों करवाया गया? क्या ये अवध ओझा को चुनाव लड़ने से रोकने के लिए था? इसी तरह केजरीवाल ने दिल्ली में कई बीजेपी सांसदों और नेताओं के बंगलों के पतों पर 20-30 नए वोटर जुड़ने को लेकर भी सवाल उठाए। कल इसी मुद्दे पर संजय सिंह ने भी प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। तो आज इन दोनों मुद्दों पर आम आदमी पार्टी के नेताओं ने चुनाव आयोग से मुलाकात की और उससे पहले अरविंद केजरीवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और वहां से क्या जवाब मिला है, यानी उधर चुनाव आयोग में मुलाकात करने के बाद क्या जवाब मिला है, इस बारे में केजरीवाल ने जानकारी दी है। ये सबसे पहले अरविंद केजरीवाल की इस बाइट को सुनते हैं। उधर बिहार भी चलेंगे, बिहार में क्या कुछ चल रहा है और तेजस्वी यादव के साथ साथ रोहिणी आचार्य ने, जी हां, उनकी बहन और लालू यादव की पुत्री और सांसद रोहिणी आचार्य ने साफ साफ क्या कुछ कह डाला है अपने पिता के बारे में, वो भी सुनेंगे। लेकिन पहले अरविंद केजरीवाल को सुनिए। अभी हम लोग चुनाव आयोग से मिलके आ रहे हैं। हमने सुबह ही टाइम मांगा था और अभी आने के जस्ट पहले हमारे पास उनका फ़ोन आया और उन्होंने इतने शॉर्ट नोटिस पे हमें मिलने के लिए बुलाया। इसके लिए हम चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहते हैं। एक अच्छी खबर ये है कि चुनाव आयोग ने अवध ओझा जी के नॉमिनेशन वोटर को शिफ्ट करने के आदेश दे दिए हैं और उनका वोट बन जाएगा दिल्ली में और वो अपना नॉमिनेशन फाइल कर पाएंगे। इसके लिए भी मैं चुनाव आयोग का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। हमने चुनाव आयोग को बताया कि किस तरह से नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी के एमपीज़ के यहाँ एक एमपी के यहाँ 30-30, 40-40 वोट बनने के लिए पिछले 15-20 दिन में एप्लीकेशंस डाली गई हैं। तो उन्होंने पूरा आश्वासन दिया है कि किसी भी हालत में कोई भी एक भी गलत वोट बनने नहीं दिया जाएगा और इसकी एक वोट की बहुत डीप इंक्वायरी करके ही कोई भी एक्शन लिया जाएगा। और तीसरा था कि खुलेआम नई दिल्ली विधानसभा के अंदर उनका कैंडिडेट जो है वो चादरें बांट रहा है। कल किदवई नगर में चादरें बटी है, एक कॉलोनी के अंदर जूते बांटे गए हैं, एक और कॉलोनी में जैकेट्स बांटी गई है, पैसे बांटे गए, चश्मे बांटे जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि लोकल डीएम की जो रिपोर्ट आई है वो रिपोर्ट ये कहती है कि कुछ नहीं हो रहा है। तो हमने कहा इससे ये साफ जाहिर है कि लोकल डीएम मिला हुआ है और लोकल डीएम मतलब जब खुलेआम चादरें बट रही हैं, चादरों के ट्रक आ रहे हैं, दोपहर के टाइम में चादरें बट रही हैं, पूरी दुनिया को दिखाई दे रहा है, लेकिन डीएम को दिखाई नहीं दे रहा है। इससे ये साफ जाहिर है कि डीएम मिला हुआ है। हमने आज फिर से रिक्वेस्ट की कि डीएम को सस्पेंड किया जाए और उसके खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाए और ये सब गैर कानूनी एक्टिविटीज़ बंद की जाए। इसमें भी चुनाव आयोग ने हमें आश्वस्त किया है कि ये सब एक्टिविटीज़ बंद की जाएंगी। तो हम चुनाव आयोग का उनके रिस्पॉन्स का बहुत बहुत। तो दोस्तों, दिल्ली चुनाव में आम आदमी पार्टी, बीजेपी और कांग्रेस की ही नहीं बल्कि चुनाव आयोग की साख की भी परीक्षा होनी है। और इधर अभी आप सुन ही रहे थे, तमाम बातें यहां रख रहे थे अरविंद केजरीवाल, लेकिन इधर बीजेपी काफी वक्त से इंडिया गठबंधन के खत्म होने का हल्ला मचा रही है। हालांकि अखिलेश यादव ने अपनी तरफ से जवाब दे दिया है, लेकिन अब सचिन पायलट ने भी क्या कहा है और दिल्ली चुनाव में
कांग्रेस के प्रदर्शन पर क्या कुछ कहा है सचिन पायलट ने, यह भी सुनिए। इंडिया गठबंधन से लेकर कांग्रेस के प्रदर्शन पर दिल्ली चुनाव में क्या कुछ होने जा रहा है, सचिन पायलट सुन लीजिए। संबोधन के दौरान कहा कि इंडिया गठबंधन काफी अच्छा चला, लोकसभा चुनाव में अच्छा परफॉर्मेंस रहा। अब चूंकि मैंने कल दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, हमारी पार्टी का हमने कुछ गारंटीज हैं उसको हमने जनता के समक्ष रखा था। हम अपने आइडिया, अपना रोड मैप, अपना एजेंडा पेश कर रहे हैं। अब ये निर्णय जनता को करना है। दिल्ली के मतदाताओं ने कई बार राज्य सरकार को रिपीट किया, केंद्र सरकार को रिपीट किया, भाजपा और आम आदमी पार्टी को अनेकों बार मौके दिए। दिल्ली के लोगों ने दोनों पार्टियों को देख लिया, लेकिन वहाँ पर जो टकराव पैदा हो रहा है, वहाँ पे जो आरोप प्रत्यारोप की राजनीति हो रही है, शीश महल और राजमहल और कितने करोड़ किसने मकान पे खर्च किए, कितने नहीं किए, उस विवाद में जो चुनाव सिमटता चला जा रहा है। कांग्रेस पार्टी ने एक वैकल्पिक व्यवस्था के लिए एक रोड मैप दिया है, अलग अलग गारंटीज हम दे रहे हैं। और कांग्रेस में शीला जी के समय जो काम हुए दिल्ली के अंदर 15 साल, वो सबने देखे हैं, तो हम उसके दल पे वोट मांग रहे हैं। अलग अलग राज्यों में राज्य की इकाई का भी एक इनपुट हम लोगों को मिलता है, और जैसा इंडिया गठबंधन के तमाम नेता बोल रहे हैं, हम लोग भी बोल रहे हैं कि इंडिया गठबंधन मजबूत है और पहले से ज़्यादा मजबूत रहेगा। लेकिन अलग अलग राज्यों में कभी कभी जो विधानसभा के चुनाव आते हैं उसमें हम अपना अलग स्टैंड लेते हैं। उदाहरण के तौर पर झारखंड में हम लोग मिलकर चुनाव लड़े, हमारी पार्टी सरकार का पार्ट है। जम्मू कश्मीर में हम मिलकर चुनाव लड़े, लेकिन आज हम सरकार का पार्ट नहीं है। और दिल्ली में, जैसे पंजाब में हम आमने सामने लड़े थे, दिल्ली में मुकाबला कर रहे हैं और हम लड़ रहे हैं, जीतने के लिए लड़ रहे हैं। जनता निर्णय करेगी। तो सुन रहे थे आप यहां सचिन पायलट को। दिल्ली में चुनावी पारा चढ़ता जा रहा है और उधर बिहार में भी अब नई हलचल शुरू हो गई है। लालू प्रसाद यादव ने हाल ही में एक ट्वीट करके बताया था कि बिहार अब राइट टर्न लेगा और तेजस्वी पथ पर चलेगा। आपको याद होगा लालू प्रसाद यादव का वो ट्वीट कि बिहार अब राइट टर्न लेगा और तेजस्वी पथ पर चलेगा, यानी तेजस्वी यादव की सीएम पद की दावेदारी तेज हो गई है। वहीं नीतीश पर तेजस्वी यादव ने फिर बयान दिया है। आइए उसे भी सुन लेते हैं। नीतीश पर तेजस्वी यादव ने क्या कुछ कहा है। आगे बढ़ेंगे, बिहार चलेंगे और कल 14 तारीख है, फिर 15 तारीख क्या होने जा रहा है बिहार में, ये भी समझेंगे। सुनिए। पूर्वांचल लोगों पर उन्होंने बयान दिया है, क्या वोट दिलवाने का काम किया जा रहा है? रखिए, कोई बिहार के लोगों को गाली नहीं दी है। पहली बात, ये बात का बतंगर बनाने वाले लोग बनाते हैं। जो बिहार की बात कर रहे हैं, बताओ ना बिहार को विशेष राज्य का दर्जा कब दोगे? बड़ी चिंता आपको बिहार की। तो बाहर आए तो कितना फंड मिला आपको? आने वाले विधानसभा चुनाव में नीतीश कुमार से क्या गठबंधन होगी या फिर ऐसे ही चलेगा? कोई मतलब ही नहीं भाई, पैर पे कुल्हाड़ी थोड़ी हम जाके मारेंगे। हमेशा नीतीश जी बोलते हैं कि कभी इधर कभी उधर पलटी मार देते हैं, लेकिन फिर भी हाँ, तो उनका लास्ट था। सर पीके का भी एक दल होगा अब की? हम नहीं, हमको जानकारी रहे। सब लोगों का हक के अधिकार है, लोकतंत्र है, क्यों नहीं होना चाहिए? तो उनका लास्टे था, कह रहे हैं यहां पर तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार के इधर उधर होने के सवाल पर साफ साफ यही कह रहे हैं कि हाँ तो उनका तो लास्टे था, यानी अब नीतीश कुमार का सियासी जीवन खत्म हो रहा है। मुख्यमंत्री की पारी आखिरी चरण में आ गई है, ये बड़ा दावा तेजस्वी यादव कर रहे हैं। बीजेपी भी नीतीश कुमार को सीएम का चेहरा नहीं मान रही है, केवल जेडीयू कह रही है कि 25 से 30 फिर से नीतीश। तो इसका मतलब है कि अब नीतीश कुमार को अपने सियासी भविष्य की चिंता करनी होगी, और क्या वो ऐसा कर पाएंगे, क्योंकि उनके इर्द गिर्द के लोग उन्हें बोलने नहीं देते हैं। इसका एक और वीडियो आज आरजेडी ने ट्विटर के जरिए जनता तक पहुंचाया है। आइए जरा उस वीडियो को देखिए, जिसमें आरजेडी का कहना है कि उनके इर्द गिर्द के लोग नीतीश बाबू को बोलने ही नहीं देते हैं। 20-30 मिनट सिर्फ बोलते हैं नीतीश बाबू, 20-30 सेकंड बोलते हैं कि उसके बाद वो उनको बाहर कर देते हैं। आखिर ऐसा क्यों कहा जा रहा है आरजेडी की तरफ से, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। आइए जरा देख लेते हैं इस वीडियो को, और इस वीडियो को किसी और के वीडियो को शेयर किया है यहां पर तेजस्वी यादव की पार्टी, लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने। देखिए इसे। महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं। पहले घर में रहते थे भैया ना, बाहर निकल आप लोगों को भी कहेंगे हम आप पैदा हुए कौन? माता ना पैदा कीजिए, माँ न की। तो सबको इन्हीं को पावर है, इसलिए जरा सबको बढ़ाइए। अब आप देखिए महिलाएं कितनी अच्छी बढ़ रही हैं। पहले घर में रहते थे भैया ना।
तो लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव लगातार हमलावर हैं इधर नीतीश बाबू पे, और लालू प्रसाद यादव की बात न करें लेकिन तेजस्वी यादव की बात जरूर कर सकते हैं कि वो हमलावर हैं। और लेकिन इसी मसले पर इधर नीतीश बाबू बोलने जाते हैं कि उन्हें रोक दिया जाता है, ये बात कह रहे हैं तेजस्वी यादव। आरजेडी की तरफ से ये वीडियो जारी किया गया था, लेकिन एक चौंकाने वाली बात रोहिणी आचार्य कह रही हैं, तेजस्वी यादव की बहन। वो कह रही हैं कि पापा जो कहते हैं वो सच होता है। ये जरा सुन लेते हैं यहाँ रोहिणी आचार्य क्या कह रही हैं। पापा जो बोलते हैं सच होता है, पापा जो बोलते हैं सच होता है, पापा जो बोलते हैं सच होता है, पापा जो बोलते हैं सच। इनसे पूछा गया कि क्या नीतीश बाबू को जो लालू प्रसाद यादव ने आमंत्रण निमंत्रण दिया है वो सही होगा, तो कह रही हैं कि पापा जो बोलते हैं वो सच होता है। तो जिस तरह से नीतीश कुमार को बोलने नहीं दिया जा रहा है उधर, और इधर पापा जो कहते हैं वो सच होता है कहा जा रहा है, इसके आगे बिहार की सत्ता में नीतीश बने रहेंगे या नहीं बने रहेंगे, ये भी अब सवाल उठने लगे हैं। तो दोस्तों बहुत कुछ है उधर बिहार से, और इन सब के बीच आप जानते हैं कि कल से बिहार में खिचड़ी का कार्यक्रम शुरू होने जा रहा है। और इधर अभी से थोड़ी देर बाद, आज जबकि लोहड़ी है, और लोहड़ी पर्व के मौके पर राहुल गांधी इस शाम के वक्त सीलमपुर में अपनी सभा का आगाज कर रहे हैं। क्या है उसके मायने, चलिए समझने की कोशिश करते हैं। इन सब के बीच क्या दिल्ली से बिहार तक बदल गया है सियासी माहौल, समझेंगे। हमारे साथ कुछ वरिष्ठ साथी जुड़े हुए, उन सबसे आपका पहले परिचय करवाता हूं, फिर आगे बढ़ते हैं। जरा स्क्रीन पर हमारे तमाम साथियों को ले आइए। देखिए इस वक्त हमारे 5 वरिष्ठ साथी जुड़े हुए। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी हैं, शकील अख्तर जी हैं, सुनील शुक्ला जी हैं, प्रशांत टंडन जी हैं और अमलेंदु उपाध्याय जी हैं। आप सभी का स्वागत इस्तकबाल है। स्वागत इस्तकबाल आप तमाम दोस्त साथी शुभचिंतक आप सबका, जो अब तक जुड़ चुके हैं उनका भी, और जो जुड़ने वाले हैं उनका भी। सीधे आना चाहता हूं शकील जी आपके पास। शकील जी बिहार चलेंगे, लेकिन उनसे पहले जरा राहुल गांधी जी के बारे में आपसे बात करना चाहता हूं। आज लोहड़ी है, शाम का वक्त है, सब लोग उसमें मशगूल होते हैं त्योहार में। राहुल गांधी कहां अभी, और ठंड का मौसम है, ये कहां आज निकल गए? वो भी 7:30 बजे का, पहले 6 बजे का समय था, अब 7:30 बजे का समय। ये कांग्रेस में अंदर खाने चल क्या रहा है शकील जी? सीलमपुर में इतनी भीड़ है कि वहां पुलिस लोगों को रोक रही है। कांग्रेस के लोगों ने शिकायत की है कि लोगों को पहले अंदर आने दिया सभा स्थल पे, फिर उन्हें बाहर निकाला गया, और जब वो बाहर निकल गए तब उन्हें अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। महिलाओं से कहा जा रहा है कि आपकी चेकिंग की हमारे पास कोई व्यवस्था नहीं है, इसलिए आप वहां नहीं जा सकते। इससे समझा जा सकता है कि राहुल की रैली से कितनी बेचैनी है बीजेपी के अंदर, क्योंकि जो पुलिस है वो केंद्र सरकार के पास, केंद्र सरकार ही पुलिस की व्यवस्था देखती है। और वहां पे जो है राहुल आज अपनी जो शुरुआत करेंगे दिल्ली के चुनाव की, इससे पहले कांग्रेस के सारे बड़े बड़े नेता यहाँ आ चुके हैं। हर राज्य के नेताओं को यहाँ कांग्रेस ला रही है, और उनके जरिए कांग्रेस जो है यहाँ पे शीला दीक्षित की जो लेगेसी है, उनकी जो विरासत है, उसके आधार पे अब ये चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। देखिए ये पूरा चुनाव जो है कांग्रेस तो कर ही रही है कोशिश, बीजेपी और आम आदमी पार्टी भी, सब जो है शीला दीक्षित के कामों पर बात करने लगे हैं आज। क्यों? क्योंकि 1982 के बाद, 1982 में जब एशियाड गेम हुए थे और इंदिरा गांधी ने दिल्ली को पूरा बदल दिया था, उसके बाद अगर कोई काम हुआ है तो 1998 से 1998 से जब शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनी, उसके बाद 15 साल में दिल्ली एक बार फिर से बदल गई। देखिए अब है क्या सबसे बड़ी समस्या कि केंद्र सरकार और केजरीवाल की सरकार, ये दोनों एक 10 साल से है और एक करीब 14 साल से। 13 में आ गए थे केजरीवाल यहाँ पे, और अब ये 14 हो रहा है। उनकी सरकार को 11 साल हो गए, इनकी 10.5 साल हो गए। लेकिन दिल्ली के अंदर दोनों ने कोई काम नहीं किया। एक दूसरे पे आरोप लगाते हैं कि आप ये नहीं करते, आप वो नहीं करते जी। दिल्ली के अंदर स्थितियां लगातार बिगड़ती चली जा रही हैं। अभी जो है एयर पॉल्यूशन का एक सबसे बड़ा मुद्दा था, प्रधानमंत्री ने इस पे कोई ट्वीट नहीं किया, कोई मीटिंग नहीं ली। जो पर्यावरण मंत्री है, लोगों को उनका नाम भी नहीं मालूम, उन्होंने कोई पहल नहीं की। और अभी भी आज की तारीख में भी जो एयर पोल्यूशन है, वायु प्रदूषण है, उसकी स्थिति बहुत ही खराब है।
वो सुधरने का नाम नहीं ले रही है। तो ये जो सारी स्थितियां हैं, उनके लिए कौन दोषी है? शायद नेहरू, शायद शीला दीक्षित। कौन दोषी है इनके लिए? भाई 10-10.5 साल हो गए, अब तो 10.5 साल से मोदी जी की सरकार और 11 साल से केजरीवाल जी की सरकार। लेकिन दोषी कौन? कांग्रेस। देखिए, पहले क्या होता था कि बीजेपी के मुख्यमंत्री थे, वहां 93 में विधानसभा का दर्जा मिला था दिल्ली को, और मदन लाल खुराना थे, और 1, 2, 3 लगातार बीजेपी मुख्यमंत्री बनाती रही। अपने ही मुख्यमंत्रियों पे उसको भरोसा नहीं था। मदन लाल खुराना, साहिब सिंह वर्मा और सुषमा स्वराज। उस वक्त 93 में प्रधानमंत्री थे कांग्रेस के नरसिम्हा राव, पूरा सहयोग करते थे, ये सरकार नहीं चला पाते थे। 98 में 98 में शीला जी बन गई। जब शीला जी बन गई, उसके थोड़े दिन बाद ही वह वाजपेयी जी प्रधानमंत्री बन गए। मगर शीला जी ने अपना कोई काम नहीं रोका, वो लगातार काम करती रहीं, और उसी की वजह से आज ये पूरा का पूरा चुनाव जो है वो शीला दीक्षित के कामों पर केंद्रित हो गया है। और इसी का असर ये है कि जब संदीप दीक्षित चुनाव मैदान में आए थे तो उनको बहुत सीरियसली नहीं लिया जा रहा था, क्योंकि उनकी इमेज एक भले आदमी की तो थी, मगर एक चुनाव लड़ने वाले जैसे डेशिंग जिसे कहते हैं आजकल माना जाता है कि चुनाव लड़ने वाला बंदा अलग से दिखता है, तेज तर्रार होता है, वो छवि उन्होंने न कभी बनाई न उनकी दिखती थी। मगर आज उनकी मेहनत से नई दिल्ली विधानसभा क्षेत्र में, चाहे वो प्रवेश वर्मा हो बीजेपी के और चाहे अरविंद केजरीवाल हो पूर्व मुख्यमंत्री, दोनों परेशान हैं। क्यों जी? क्योंकि शीला दीक्षित के काम उनके साथ में आ गए हैं संदीप दीक्षित के, और संदीप दीक्षित मेहनत भी बहुत अच्छी कर रहे हैं। देखिए, एक बात है कि जैसा कि हमने बताया कि सब तरफ से कहा जा रहा था कि संदीप दीक्षित की को शीला जी लाई हैं और शीला जी के बेटे हैं, इसलिए एक बार लोकसभा जीत गए थे और वो राजनीति में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं। लेकिन अब ये बात सब कहने लगे हैं कि दिल्ली में अरविंद केजरीवाल के खिलाफ अगर कांग्रेस के पास सबसे अच्छा कोई उम्मीदवार था तो वो संदीप दीक्षित था, और संदीप दीक्षित ने इसको साबित किया है। अब राहुल गांधी जो है, राहुल गांधी के आने से क्या फर्क पड़ेगा? राहुल गांधी के आने से सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा कि कांग्रेस के वर्कर्स का और कांग्रेस के नेताओं का मनोबल एकदम से बढ़ जाएगा। ये कांग्रेस के पास संगठन की तो कमी है, सबको मालूम है, तो इसलिए उसको एक हवा की जरूरत है। तो वो हवा जो है आज राहुल गांधी यहाँ पे किस तरह बनाते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। थोड़ा रैली लेट होती चली जा रही है, ये बात सही है, लोहड़ी की वजह से, क्योंकि लोहड़ी है, सब लोग अपने त्योहार में है, मगर वहां भीड़ की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ये बताइए शकील जी, हालांकि आप कांग्रेस के आदमी नहीं हैं, आप हमारे आदमी हैं, मतलब आप पत्रकार हैं लेकिन ये जरूर बताइए कि आखिर आज के, और वो भी शाम के वक्त, लोहड़ी का त्यौहार, और दिल्ली जैसा राज्य जहां लोहड़ी के त्यौहार मनाने वाले लोगों की संख्या ज्यादा है, उसमें राहुल गांधी की सभा 6 बजे, फिर 7 बजे, फिर 7:30 बजे, जो भी टाइम आगे बढ़ रहा है, ये करवाने का मतलब क्या है? मुझे समझ में नहीं आया, इसलिए मैं कह रहा हूं, इसलिए पूछ रहा हूं मैं आपसे। आप भी कांग्रेस के लोगों को बहुत नजदीक से जानते हैं, उस लिहाज से भी ये कार्यक्रम कल कर सकते थे, जो बीता हुआ कल है रविवार का दिन, ये कार्यक्रम आज दिन में कर सकते थे राहुल गांधी, लेकिन ये शाम के वक्त, वो भी 7:30 बजे का क्या मतलब है? और हम लोग भी अभी कार्यक्रम कर रहे हैं, अगर दिन में राहुल गांधी का भाषण होता तो अभी उनके भाषण पे चर्चा हम करते, और वो जो जय बापू, जय भीम, जय संविधान का जो नारा, और उसके साथ जो आज से इसका आगाज कर रहे हैं इस चुनाव में राहुल गांधी रैली का, कम से कम उस पर भी चर्चा होती। लेकिन आखिर कौन ये देता है, कौन सलाह देता है, किस ढंग की बातें, जरा आपसे समझना चाहता था, इसलिए मैं पूछ रहा हूं। इसका जवाब तो राहुल की रैली के बाद मिलेगा कि रैली कितनी सफल होती है। जी बिल्कुल, इसका जवाब कोई नहीं दे सकता है। इसका जवाब राहुल की रैली देगी कि वो रैली कितनी सफल होती है, कितना लोग वहां पे इकट्ठा होता है, राहुल का मैसेज किस तरह लोगों में पहुंचता है, ये इससे तय होगा। जब एक बार चुनाव डिक्लेयर हो गए हैं तो क्या मंगल क्या पीर, फिर तो उसके बाद जो है राजनीति अपने आप शुरू हो जाती है। अब 15 तारीख को लेके भी लोग बात कर सकते हैं कि 15 तारीख को कांग्रेस के मुख्यालय का उद्घाटन क्यों हो रहा है,
28 दिसंबर को क्यों नहीं हुआ था? 28 दिसंबर कांग्रेस का फाउंडेशन डे है, उसी दिन हो रहा था ये। 28 दिसंबर 2024 में ही हो रहा था, लेकिन मनमोहन सिंह जी के न रहने से, शोक की वजह से नहीं हुआ। जब कांग्रेस के ऑफिस का शिलान्यास किया था, सोनिया जी नहीं किया था, मनमोहन सिंह जी मौजूद थे, वो तारीख भी 28 दिसंबर ही थी। सन था 2009, कांग्रेस के फाउंडेशन डे के दिन। अभी भी इसीलिए कोशिश, चलिए, मगर नहीं हो पाया वो उसका। तो ये जो है रैली जो है राहुल गांधी की, ये तय करेगी कि उनका जो दिल्ली के लिए डेब्यू है वो सही है या नहीं है, उन्होंने गार्ड सही लिया है या नहीं लिया है। जी बिल्कुल बिल्कुल, यही समझना था कि आखिर दिल्ली के चुनाव में आज राहुल गांधी का आगाज होने जा रहा है। अभी से थोड़ी देर बाद इंतजार है हम लोगों को भी। 7:22 का वक्त इस वक्त, और जो समय दिया गया है 7:30 का दिया गया है। देखते हैं कब उनकी रैली की शुरुआत होती है। लेकिन बकौल हमारे साथी शकील अख्तर जी कह रहे हैं कि काफी जबरदस्त भीड़ है वहां पे सीलमपुर में। लेकिन दूसरी तरफ रैली की, हालांकि मुझे यह बताया जा रहा है कि रैली की शुरुआत हो चुकी है। राहुल गांधी अभी नहीं पहुंचे हैं, उनके पहुंचने का इंतजार हो रहा है। उस पर भी चर्चा करेंगे जैसे ही वहां से लाइव कवरेज हमारे पास आना शुरू होंगी, फुटेज आएंगे, हम आप तक पहुंचाएंगे वहां की रिपोर्ट। लेकिन आगे बढ़ें और जरा आना चाहता हूं प्रशांत टंडन जी आपके पास। रोहिणी आचार्य को आपने सुन लिया, कह रही हैं कि पापा जो कहते हैं सही कहते हैं, और आप इधर तेजस्वी यादव को भी सुन लिए, कह रहे हैं कि ये लास्ट डे है, यानी उनका कार्यकाल मुख्यमंत्री के रूप में यहाँ नीतीश बाबू जो हैं वो आखिरी चरण में हैं और हमलावर हैं वो। जरा बिहार चलें और फिर इधर आएंगे, हम दिल्ली भी आएंगे और राहुल गांधी की तरफ भी चलेंगे। कैसे देखा जाए बिहार को? देखिए राजीव जी, बिहार से जो खबर आएगी वो कल परसों जब वो जाएंगे, दोनों मिलेंगे लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, उसके बाद से वो क्या बात करते हैं तब कुछ मालूम पड़ेगा कि हलचल क्या है। लेकिन एक जो प्रस्तावित एक यात्रा थी एनडीए के पार्टनर्स के साथ, वो तो होती हुई नहीं दिखाई दे रही है अभी नीतीश कुमार के साथ। तो अभी स्थिति वहाँ पे जस की तस बनी हुई है, यानी नीतीश कुमार ने अभी कोई ऐसा संकेत नहीं दिया है। ये लाइव फुटेज हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे वहां की, जहां राहुल गांधी पहुंचने वाले हैं। सीलमपुर में रैली जहां होनी है वहां ठंड का आलम है, आप जानते हैं दिल्ली में, और ये वो जगह है जहां पे राहुल गांधी अभी से थोड़ी देर बाद पहुंचेंगे। और ये बैठने की व्यवस्था, राहुल गांधी के स्वागत की तैयारी और तमाम विजुअल्स, ये फुटेज हम आप तक पहुंचाते रहेंगे दोस्तों। ये बीच में प्रशांत जी अपनी बात रख रहे हैं, बीच में ये हम आप तक पहुंचा रहे हैं लाइव वहां के फुटेज। जी प्रशांत जी। जी, तो हम लोग को इंतजार करना होगा राजीव जी कि बिहार से अब क्या आता है। तेजस्वी यादव ने बहुत स्पष्ट तौर पे कह दिया है कि नीतीश कुमार की उस तरीके से वापसी कोई गुंजाइश उनको नहीं दिख रही है जैसी लालू प्रसाद यादव एक मैसेज दे रहे हैं। लेकिन अब क्योंकि लालू प्रसाद यादव सबसे प्रभावी नेता हैं, सबसे बड़े नेता हैं बिहार में, इंडिया गठबंधन के कैंप में, तो उनका जो कदम होगा, उनका जो कहना होगा वो महत्वपूर्ण होगा। और वही रोहिणी आचार्य भी दोहरा रही हैं। लेकिन उसमें मुख्य बात यह है राजीव जी कि लालू प्रसाद यादव की राजनीति क्या है इसके पीछे। नीतीश कुमार आते हैं नहीं आते हैं, पलटी मारते हैं नहीं मारते हैं, नीतीश कुमार जानेंगे। लेकिन लालू प्रसाद क्योंकि बहुत तजुर्बेकार पॉलिटिशियन है, तो वो बीजेपी और नीतीश कुमार या जेडीयू के बीच के अंतर विरोध को जानते हैं। वो जानते हैं कि अंदर खाने क्या हो रहा है। वो ये भी जानते हैं कि बीजेपी के पास कोई अपना नेतृत्व नहीं है। तो वो चुनाव के पहले बीजेपी और जेडीयू में जितना कंफ्यूजन हो सकता है वो क्रिएट कर रहे हैं, जो कि एक इसको कहें कि एक सुलझी हुई या एक होशियार स्मार्ट राजनीति है, और वो राजनीति को वो कर रहे हैं। अब देखते हैं कि क्या होता है। लेकिन दिल्ली में जहां राहुल गांधी सीलमपुर से शुरुआत कर रहे हैं, ये बहुत महत्वपूर्ण क्यों है कि देखिए दिल्ली में जब संदीप दीक्षित
और अलका लांबा को पूर्व मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के सबसे बड़े नेता अरविंद केजरीवाल के सामने और मौजूदा मुख्यमंत्री के सामने अलका लांबा को उतारा गया। जी। तो ये स्पष्ट संदेश हुआ कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ मोर्चा खोलकर लड़ने जा रही चुनाव, उसमें कोई अगर मगर नहीं है। जी। लोकसभा का चुनाव दोनों साथ में लड़ा था, तजुर्बा अच्छा नहीं था, क्योंकि जैसी सिनर्जी हम लोगों ने लोकसभा के इलेक्शन में महाराष्ट्र में देखी या विधानसभा के इलेक्शन में, जैसी सिनर्जी हमने झारखंड में देखी, जैसी सिनर्जी हमने और उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच में देखी, वो सिनर्जी दिल्ली में नहीं बन पाई। नतीजा ये रहा कि लोकसभा में दोनों पार्टियों को, आम आदमी पार्टी और कांग्रेस को, दोनों को कुछ नहीं मिला। उस बैकग्राउंड में अब बड़ा तब्दीली तब आई कि जब कांग्रेस ने बड़े कैंडिडेट दिए मुख्यमंत्री और पूर्व मुख्यमंत्री के खिलाफ। अब उसके बाद खामोशी थी। संदीप दीक्षित जरूर अपना प्रचार कर रहे थे, लेकिन बाकी खामोशी थी। आज राहुल गांधी की रैली बहुत स्पष्ट तौर पे ये संदेश देगी कि कांग्रेस फुल थ्रॉटल, जिसको कहते हैं, पूरे दमखम के साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। अब उसके पास लेगेसी है, जो शकील जी कह रहे थे कि शीला दीक्षित की लेगेसी है। आप जमीन पर जाए तो लोग बात भी करते हैं शीला दीक्षित के कामों की। बीजेपी को अपनी स्ट्रेटजी थोड़ा रिफाइन करनी पड़ेगी। मुझे ऐसा लगता है कि जो मैं लोगों से बात करता हूँ, जो बात समझ में आ रही है कि बीजेपी ने जो करप्शन का चार्ज खोला है अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, वो ग्राउंड पे काम नहीं कर रहा है। भ्रष्टाचार का आरोप अरविंद केजरीवाल पे चिपक नहीं रहा है। चिपकेगा तो शायद वहां पे जहां पे अपार्टमेंट और कोठियों के इलाके हैं, वो मतदाता काफी कुछ, उसमें बीजेपी का मतदाता पहले से है वहां पे। लेकिन जहां पे अरविंद केजरीवाल की या कांग्रेस की मेन टक्कर है, दिल्ली की झुग्गी बस्तियों में और अनऑथराइज्ड कॉलोनीज में, वहां पे ये आरोप चिपकता नजर नहीं आ रहा है। बल्कि वहां उल्टा है, वहां पे लोग ये कहते हैं कि एलजी ने, दिल्ली या मोदी सरकार ने काम नहीं करने दिया। तो ये बीजेपी को अपनी स्ट्रेटजी, थोड़ा सा गलत स्ट्रेटजी उनकी हो गई है कि अरविंद केजरीवाल के खिलाफ उन्होंने भ्रष्टाचार का मुद्दा खोला है। क्योंकि ये भी जेल में रहे, अरविंद केजरीवाल भी, सिसोदिया भी जेल में गए, संजय सिंह भी जेल में गए, सत्येंद्र जैन भी जेल में गए। उसका सिंपैथी है लोगों में, उसकी बात हो रही है। लेकिन अरविंद केजरीवाल के खिलाफ जो बहुत सारी बातें हैं, वो जो खोल सकते हैं बीजेपी, वो शायद वहां जाना नहीं चाहते। वो हिंदू मुसलमान करके या भ्रष्टाचार के फ्लिमजी आरोप लगा के वो चुनाव को अपनी तरफ करना चाहते हैं, जो मुझे लगता है कि काम नहीं आएगा, ऐसा लगता है। कांग्रेस के लिए एक लर्निंग ये है कि कांग्रेस ने या शीला दीक्षित ने जो आखिरी चुनाव जीता था, वो एक झटके में उन्होंने 1600 जो अनऑथराइज्ड कॉलोनीज थी, उनमें से 1200 से ऊपर रेगुलाइज कर दिया था। यहाँ पे 30% आबादी, राजीव जी, रहती है, झुग्गियों में 10%, ये 40% दिल्ली यहाँ रहती है। और इसीलिए राहुल गांधी सीलमपुर में है, ये भी वही इलाका है जी। और कांग्रेस का एक जमाने में स्ट्रॉन्ग सपोर्ट बेस वहीं से आता था। HKL भगत तो उसके करता धरता थे इन इलाकों के। तो कांग्रेस का ये जो मूव है सीलमपुर से करने का और राहुल गांधी का, ये बहुत स्पष्ट संदेश देगा कि कांग्रेस दमखम के साथ आम आदमी पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ रही है। जी, एक स्पष्ट, एक साफ संकेत है कि कांग्रेस पार्टी आम आदमी पार्टी के खिलाफ दमखम के साथ चुनाव लड़ रही है। आज उसका आगाज कर रहे हैं राहुल गांधी सीलमपुर दिल्ली से, और एक बेस रहा है कांग्रेस पार्टी का ये एरिया। और क्या उस बेस को आगे बढ़ाएंगे, क्या उस मजबूती को और मजबूत करेंगे, उस आधार को और मजबूत करने की कोशिश करेंगे आज राहुल गांधी, सब कुछ पता चलेगा आने वाले वक्त में, जैसे धीरे धीरे ये चुनाव परवान चढ़ेगा, आगे बढ़ेगा। लेकिन उससे पहले इधर जो कुछ चल रहा है दिल्ली में, और आज सुबह अरविंद केजरीवाल की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें उन्होंने साफ साफ बताया कि कैसे यहां चुनाव आयोग अवध ओझा
जो वोटर थे ग्रेटर नोएडा के, उन्होंने अपने वोटर आईडी कार्ड को शिफ्ट करने के लिए यहाँ दिल्ली में शिफ्ट करने के लिए आवेदन किया था, लेकिन उस आवेदन को नज़रअंदाज किया गया। उसके बाद आज मुलाकात होती है, फिर प्रेस कॉन्फ्रेंस करके बताते हैं कि चुनाव आयोग ने उनकी बात मान ली है, यानी अवध ओझा अब चुनाव लड़ेंगे लक्ष्मी नगर पटवर्गन से। लेकिन दूसरी तरफ बहुत ही महत्वपूर्ण बात यह है कि यहां से दिल्ली से अगर उधर चलें हम बिहार की तरफ, तो बिहार में खिचड़ी क्या अभी पक रही है? और क्या यहां पर रोहिणी आचार्य एक तरफ अपने पापा की बात में हामी भरती नजर आती हैं, तेजस्वी यादव बिल्कुल हमलावर हैं। कारण क्या हो सकता है? सुनील शुक्ला जी के पास जरा आते हैं, जल्दी से सुनील शुक्ला जी को लाइए स्क्रीन पे और समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर कारण क्या हो सकता है कि यहां सुनील जी कैसे देखा जाए कि भाई जो है वो हमलावर है और बहन जो है वो सॉफ्ट अपने पापा के साथ। चल क्या रहा है बिहार में? धन्यवाद राजीव जी। दोनों की बात में अंतर क्यों नजर आ रहा है आपको? रोहिणी आचार्य ने कहा कि यह पापा की बात सच साबित होती है और तेजस्वी यादव कहते हैं कि यह उनकी आखिरी पारी है। इसमें अंतर आपको क्यों नजर आ रहा है? अगर वो एनडीए के साथ रहते हैं राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएंगे, तेजस्वी यादव के साथ आते हैं मुख्यमंत्री नहीं रहेंगे। राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव को ही बनना है। तो दोनों की बात में कोई अंतर तो है नहीं। तेजस्वी यादव केवल अपने मुंह से नहीं कर रहे हो कि मेरे साथ आ रहा है, या लेकिन वो ये कर रहे हैं कि उनकी आखिरी पारी है। जब उनकी आखिरी पारी है तो किस बात की आखिरी पारी है? मुख्यमंत्री न रहने की आखिरी पारी है, यह है कि उनका एनडीए के साथ बने रहने की आखिरी पारी है, जो गैर आरजेडी राजनीति करने की उनकी आखिरी पारी है। लालू जी भी इस बात कर रहे हैं कि उनको आरजेडी का दरवाजा उनके लिए खुला हुआ है। सवाल यह है ना कि नीतीश कुमार जी के सामने एक संकट की स्थिति है। नीतीश कुमार जी को अगर भारतीय जनता पार्टी 288 सीटों में से आधे से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने के लिए अगर अनुमति नहीं देती है तो राजनीतिक रूप से खत्म हो जाएगी, वो एक रात सिंधे हो जाएंगे। और भारतीय जनता पार्टी अगर अपनी सरकार बनाना चाहती है बिहार में, जो वो घोषित कर चुकी है, अगर जेपी नड्डा साहब से शुरू की, जेपी नड्डा साहब ने इसी बिहार में कहा था कि आने वाले दिनों में क्षेत्रीय दल नहीं रहेंगे। आप उनका बयान याद कीजिए, फिर अमित शाह साहब का बयान याद कीजिए। उन्होंने साफ साफ कहा कि मुख्यमंत्री पार्टी की संसदीय समिति तय करेगी। बिल्कुल। और विजय कुमार सिन्हा साहब का बयान याद कर लीजिए कि जब भारतीय जनता पार्टी अपने बोते बिहार में सरकार बना लेगी तो अटल बिहारी वाजपेयी के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि होगी। भारतीय जनता पार्टी ने तो अपने राजनीति को और अपने मंतव्य को और अपने एजेंडे को छुपाया नहीं है, साफ साफ रखा है जी। और अगर वह एजेंडा उनके सामने है तो स्वाभाविक सी बात है कि एजेंडे में नीतीश कुमार जी का कोई स्थान नहीं है, कम से कम सत्ता के लिए कोई स्थान नहीं है। चुनाव लड़ने के लिए उनकी जरूरत है, लेकिन वह एक मजबूत नीतीश कुमार तो नहीं चाहेंगे, क्योंकि मजबूत नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के एजेंडे को लागू होने में सबसे बड़ी बाधा है। भारतीय जनता पार्टी को जेडीयू के नेताओं से कोई मतलब नहीं है, उनको पता है कि जेडीयू के नेता कहीं जाने वाले नहीं है, लेकिन जेडीयू के वोट के लिए नीतीश कुमार की आवश्यकता है। नीतीश कुमार उनके साथ चाहिए। नीतीश कुमार ने जो वोट बैंक अपने लिए तैयार किया है वो उनके साथ है, अभी भी साथ है, मैं मानता हूं कि अभी भी साथ है। तमाम कोशिशों के बावजूद चिराग पासवान के माध्यम से उनको कमजोर करने की कोशिश की गई, आज प्रशांत किशोर के माध्यम से उनको कमजोर करने की कोशिश की जा रही है। तमाम ऐसे लोग उनके इर्द गिर्द स्थापित कर दिए गए हैं सत्तारूढ़ बीजेपी के द्वारा, जो भारतीय जनता पार्टी के समर्थक हैं, उन्हीं की भाषा बोलते हैं, उन्हीं के एजेंडे पे काम करना चाहते हैं। नीतीश कुमार की राजनीति तो कभी बीजेपी की राजनीति नहीं रही है। नीतीश कुमार की राजनीति सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति रही है, सामाजिक न्याय की राजनीति रही है। तो वह उस राजनीति को, एक मजबूत नीतीश कुमार तो उस राजनीति को चलाते रहे हैं, लेकिन आज जो स्थिति पैदा हो रही है उसमें तो अपनी राजनीति तो नहीं चला पाएंगे। उनको तो ही डिक्टेशन मानना पड़ेगा जो भारतीय जनता पार्टी उनसे कहेगी। तो आखिर नीतीश कुमार जी क्या चाहेंगे, किस तरह की लेगेसी वो छोड़ना चाहेंगे बिहार की राजनीति में? सांप्रदायिक राजनीति करने की, सांप्रदायिक ताकतों के सामने सरेंडर कर देने की,
सामाजिक न्याय की राजनीति को छोड़ देने की, अति दलित अति पिछड़ों के सशक्तिकरण का जो अभियान था उसको त्याग देने के लिए कौन सी बात छोड़ना चाहेंगे? स्वाभाविक है, जो पहचान रही है उनकी राजनीति में उस पहचान को तो नहीं छोड़ना चाहेंगे, और उस पहचान को बरकरार रखने के लिए आवश्यक है कि वह इस चुनाव में एनडीए से अलग हो। यदि एनडीए उनको आधे से अधिक सीटों पर चुनाव लड़ने की इजाजत नहीं देता, एनडीए के जो सहयोगी हैं वो जेडीयू के सहयोगी नहीं है, वह बीजेपी के सहयोगी है। चाहे चिराग पासवान साहब हो, चाहे हम हो, इस सब के सब लोग भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी है। भारतीय जनता पार्टी अपने में से उनको सीट दे, उनकी सीट शेयरिंग करे जी। नीतीश कुमार जी क्यों करेंगे? और अगर नीतीश कुमार पर दबाव बनता है कि नहीं आपको इसमें से इनको सीट देना पड़ेगा और भारतीय जनता पार्टी अकेले अपने बूते पर चुनाव लड़ेगी, तो स्थिति तो नहीं बनने वाली, फिर तो संभव नहीं है। इसलिए मेरा अपना मानना है कि नीतीश कुमार जी के सामने विकल्प है ही है कि वो कहां जाए, वो उसके साथ रहेंगे कि नहीं रहेंगे। और अपनी राजनीति को बचाए रखने के लिए उनके लिए आवश्यक है कि वह अपने बारे में निर्णय ले। आपने जो बातें कही, आपने तस्वीर भी दिखा रहे हैं, उनके लोग क्यों बेचैन है जी? अगर नीतीश कुमार जी अपनी बातों को यूं ही कहते रहे तो फिर तो जो माहौल बनाना चाहते हैं बीजेपी के लोग वो तो नहीं बनने वाला। वही स्थिति दिल्ली की है। दिल्ली में अरविंद केजरीवाल भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की राजनीति नहीं करते। उनकी राजनीति से भारतीय जनता पार्टी मजबूत होती है। वह गैर सांप्रदायिक राजनीति नहीं करते, वह संविधान की राजनीति नहीं करते। उनके साथ भी वह है कि वह बहुसंख्यकवाद की राजनीति में उनकी आस्था है, और यह राजनीति भारतीय जनता पार्टी को मजबूत करती है। अगर आप कोई ऐसी वैचारिकी नहीं तैयार करते, ऐसा कोई राजनीतिक माहौल तैयार नहीं करते जो भारतीय जनता पार्टी को चुनौती दे रही हो, तो फिर गैर सांप्रदायिक राजनीति में विश्वास रखने वाला मतदाता आम आदमी पार्टी के साथ क्यों जाएगा? और अगर कांग्रेस गैर सांप्रदायिक राजनीति कर रही है, संविधान के प्रति उसकी आस्था है, सामाजिक न्याय सामाजिक सशक्तिकरण की राजनीति कर रही है, तो वह आम आदमी पार्टी के खिलाफ हमलावर क्यों नहीं होगी? सवाल इस बात का है। और निश्चित रूप से हालांकि इससे मैं इनकार नहीं करता कि आम आदमी पार्टी एक मजबूत संगठन है वहां दिल्ली में, और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देती हुई नजर आती है। इसमें भी कोई, इस तथ्य से हम इनकार नहीं कर सकते। लेकिन यह भी तथ्य है कि आप इस तात्कालिक लाभ के लिए कि बीजेपी और आम आदमी पार्टी, बीजेपी को आम आदमी पार्टी पराजित कर सकती है, आप बीजेपी की राजनीति से, आप आम आदमी पार्टी की राजनीति से सहमत हो जाए। आम आदमी पार्टी की राजनीति से सहमत होना भारतीय जनता पार्टी को कमजोर करने की राजनीति को कमजोर करना है। ये स्थिति दिल्ली में बनती है। इसलिए ये कांग्रेस के ऊपर एक बड़ी जिम्मेदारी है। और लोगों ने भी अपनी इच्छा जाहिर की एमसीडी के चुनाव में। हाल के दिनों में एमसीडी का चुनाव हुआ, लोकसभा के चुनाव के बाद एमसीडी का चुनाव हुआ। उस चुनाव में भी लोगों ने 15 साल पुरानी भारतीय जनता पार्टी के शासन को एमसीडी से बाहर कर दिया। एमसीडी के चुनाव को अपने पक्ष में करने के लिए बीजेपी के लोगों ने जो 4 एमसीडी थी उसको 1 कर दिया जी। कि किसी तरह से स्थितियां बने कि उनकी सत्ता बरकरार रहे। वो भी नहीं होने पाया। कांग्रेस का मत प्रतिशत अपने पिछले विधानसभा चुनाव की तुलना में बढ़ा। आम आदमी पार्टी क्यों चाहेगी कि कांग्रेस उनके साथ आए? कांग्रेस का जो मत वोट है वही लेकर के तो आम आदमी पार्टी ने अपनी ताकत बटोरी है। लेकिन आज तो स्थितियां बदलती हुई नजर आ रही हैं। आज जो अल्पसंख्यक समुदाय बीजेपी के खिलाफ आम आदमी पार्टी के साथ था, वो आम आदमी पार्टी से संतुष्ट नजर आता है। दलित मतदाता जो आप बीजेपी के खिलाफ 2014 और 19 के चुनाव में बीजेपी को मतदान किया था, 24 के चुनाव में अलग हुआ और उसने भी छोड़ा। किसान आंदोलन की वजह से जाट मतदाता बीजेपी से संतुष्ट है, जो लगातार उनके साथ बना रहा है। तो जाएगा कहां वो? इस स्थिति में आम आदमी पार्टी के सामने कांग्रेस की बड़ी चुनौती है कि कांग्रेस का बढ़ता हुआ जनाधार आम आदमी पार्टी को कमजोर करेगा, क्योंकि बीजेपी का वोट तो ले नहीं पाया आज तक। बीजेपी का वोट अपनी जगह पर है, उसमें उतनी गिरावट कभी नहीं आई। कांग्रेस की गिरावट आई, 33% से 5% की पार्टी हो गई हो।
तो ये सिर्फ कांग्रेस के लिए आवश्यक है कि अगर वह भारतीय जनता पार्टी को, भारतीय जनता पार्टी की राजनीति को, उसकी सोच को, उसके गवर्नेंस को, उसके एजेंडे को कमजोर करना चाहती है, तो उसको बीजेपी को हेड-ऑन लेना पड़ेगा। और उस हेड-ऑन में चाहे कोई भी सहयोगी दल हो, उससे उसका नुकसान हो रहा हो चाहे फायदा हो रहा हो, राहुल गांधी ने जो स्टैंड लिया अपने उम्मीदवारों के नाम पर, उम्मीदवारों को देखते हुए आप कह सकते हैं कि दिल्ली में कांग्रेस एक मजबूती से चुनाव लड़ने की तैयारी कर रही है। कितनी सीटें हारेगी, कितनी सीटें जीतेगी, ये अलग का प्रश्न। पहला सवाल तो यही है कि आप मजबूती से चुनाव लड़ते हुए दिखाई पड़े। मेरा अपना मानना है कि चाहे बिहार हो और चाहे दिल्ली हो, वो राजनीतिक ताकतें जो भारतीय जनता पार्टी की राजनीति से असहमत है और अपनी राजनीतिक ताकत को बनाए रखना चाहती हैं, वह एकजुट होंगी। एकजुट होना उनके लिए, उनके राजनीतिक दौर के लिए, उनकी राजनीतिक पहचान के लिए आवश्यक भी है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। बिहार से लेकर दिल्ली तक सियासी माहौल क्यों गर्म है, इसकी हम चर्चा कर रहे हैं। और अभी से थोड़ी देर बाद राहुल गांधी पहुंचेंगे दिल्ली के सीलमपुर में, जहां तैयारियां पूरी जोरों से है। और सबसे बड़ी बात कि वहां रैली शुरू हो चुकी है, राहुल गांधी का इंतजार हो रहा है। बाकी जो लोकल नेता हैं वो वहां भाषण दे रहे हैं और लोग वहां पहुंच रहे हैं सुनने के लिए। इस रैली से कितना असर आने वाले चुनाव पर कांग्रेस के पक्ष में पड़ता है, ये भी हम देखेंगे। राहुल गांधी क्या भाषण देते हैं, क्या कुछ बताते हैं, क्या कुछ कहते हैं, ये सब हम आप तक पहुंचाएंगे। जरा आना चाहता हूं जल्दी से डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी आपके पास। प्रकाश जी, कैसे देखते हैं आप राहुल गांधी का आज आगाज यहां दिल्ली में? और पहले रख चुका हूं बात अपनी और शकील जी से सवाल भी पूछ चुका हूं, लेकिन महत्वपूर्ण है कि राहुल गांधी क्या समय में थोड़ी देरी कर दिए? और एक बात, दूसरी बात, क्या इसका असर बिहार पर भी पड़ता हुआ दिखाई देता है आपको? राजीव जी, राहुल गांधी की सक्रियता का फायदा कांग्रेस को पूरे देश में मिलेगा, इसमें कोई दो मत नहीं। जहां तक दिल्ली की बात है, जितने भी इंडिया अलायंस के तमाम दल जो सहयोगी दल हैं, चाहे तृणमूल हो, चाहे या महायुति के लोग हों, या महाराष्ट्र का मामला हो, बंगाल का मामला हो, अखिलेश यादव का मामला हो, सभी दल जो छोटे दल हैं वही चाहते हैं कि बड़ा भाई कांग्रेस पार्टी है, सबसे ज्यादा वोटों का प्रतिशत उसे मिला है, वही बलिदान करता रहे और हम अपनी मनमानी करते रहे। आम आदमी पार्टी जब दिल्ली में आई तो कांग्रेस की सरकार को रिप्लेस करके आई, और अब अरविंद केजरीवाल जब आम आदमी पार्टी के नेता के रूप में वो इंडिया अलायंस में आते हैं, तो तब उन्हें कांग्रेस की और इंडिया अलायंस की याद आती है जब उन पर ईडी का, इनकम टैक्स का डंडा पड़ता है, वरना उन्हें इंडिया अलायंस की याद नहीं आती। वे कांग्रेस के खिलाफ खुलकर बोलते हैं, और जैसे ही जब चुनाव आता है तो वे सहयोगी इंडिया अलायंस के दूसरे दलों के नेताओं को संदेश भेजते हैं कि भाई कांग्रेस को रोकिए, दिल्ली में कांग्रेस को रोकिए, वरना बीजेपी आ जाएगी। तो बीजेपी को भेड़िया बता के, भेड़िया आया बता के अरविंद केजरीवाल जो राजनीति कर रहे हैं, वो बात कितने दिन तक चलनी थी? दिल्ली कांग्रेस का गढ़ रहा है, लगातार 15 साल तक शीला दीक्षित मुख्यमंत्री रही हैं। दिल्ली में हुए बदलाव, दिल्ली के विकास कार्यों में शीला दीक्षित का योगदान बहुत बेशकीमती है। कोई कह नहीं सकता कि उनके कारण दिल्ली का पूरा रूप बदला। और यही बीजेपी शीला दीक्षित को, कांग्रेस को बदनाम कर करके उसके साथ, बीजेपी के साथ आरएसएस के लोग थे और अरविंद केजरीवाल थे। तो जो अरविंद केजरीवाल ने झूठ की बुनियाद रखी थी कांग्रेस को बदनाम करने के लिए, वो मुझे लगता है कि अब वो बेनकाब हुई है। और इसीलिए अरविंद केजरीवाल को डर लग रहा है कि हमारा क्या होगा अगर कांग्रेस सक्रिय। अब अखिलेश यादव को लगता है कि उत्तर प्रदेश में अगर उपचुनाव होते हैं तो वहां कांग्रेस खड़ी ना हो, हम खड़े हों। महाराष्ट्र में यही बात अपेक्षा रहती है इंडिया अलायंस के दलों की। बंगाल में ममता बनर्जी अवसर देख के बात करती हैं, कब उन्हें कांग्रेस के साथ आना है, कब नहीं आना है, कब राहुल गांधी की जय जयकार करनी है, कब राहुल गांधी के बारे में अच्छा नहीं बोलना है। तो ये सारी बातें आखिर कब तक चलेंगी और कब तक कांग्रेस ये सहन करेगी? मुझे लगता है कि कांग्रेस इंडिया अलायंस का एक ऐसा घटक है जो सबसे बड़ा घटक है और सबसे ज्यादा बलिदान वही दे रहा है, उसके अलावा कोई बलिदान दे नहीं रहा। अगर दिल्ली में कांग्रेस खुलकर आती है, एक तो बात है कि कांग्रेस की सीटें अभी, वोट प्रतिशत कितना भी हो, कांग्रेस की सीटें अभी नहीं है। कांग्रेस सीटें जीतती है चुनाव में, वोट प्रतिशत से ज्यादा सीटें महत्व रखती है।
कांग्रेस को सीटें जीतना जरूरी है, अच्छा शानदार अपना रिकॉर्ड बनाना है विधानसभा में, यह लक्ष्य कांग्रेस का है। और यही बात अरविंद केजरीवाल को परेशान कर रही है। अरविंद केजरीवाल को लगता है कि अब हमारा क्या होगा। दूसरी बात है कि बीजेपी का खौफ अरविंद केजरीवाल को है और राहुल गांधी का है। अब वो राहुल गांधी से खुलकर कह भी नहीं सकते, सह भी नहीं सकते और कह भी नहीं सकते वाली स्थिति हो गई है अरविंद केजरीवाल की। तो आम आदमी पार्टी के बारे में एक और बात, राहुल गांधी जय भीम जय संविधान की बात करेंगे, अरविंद केजरीवाल भी अंबेडकर की तस्वीर लेकर ही राजनीति में आए हैं, भगत सिंह और अंबेडकर की। अब उन्होंने गांधी जी की तस्वीर भी जोड़ी है। तो जाहिर है परेशानी की बात यही है कि धर्मनिरपेक्षता की जो बात कांग्रेस करती आई है और धर्मनिरपेक्षता पर पालन करती रही है, उसी पर आम आदमी पार्टी आई है। तो आम आदमी पार्टी को लगता है कि हमारा जो वोट बैंक है, जो हमने अलग अलग तरीकों से हथियाया है, वो हमसे चला जाएगा। हर जगह, हर राज्य में जहां जहां आम आदमी पार्टी आई है, वो कांग्रेस को धोखा देकर, कांग्रेस को पीछे रख के इंडिया अलायंस के साथ, गद्दारी शब्द तो मैं नहीं कहूंगा लेकिन जरूर कहूंगा कि इंडिया अलायंस के लोगों के साथ न जाकर उसने अपनी अलग जगह बनाने की कोशिश की है। जब आप एक अलायंस में है तो उनको अलायंस के नियम कानून का पालन करना चाहिए, एक दूसरे के लिए जगह देनी चाहिए, स्पेस देना चाहिए, वो उन्होंने नहीं दिया। अब मुझे लगता है कि कांग्रेस की सक्रियता बहुत महत्वपूर्ण है। और जहां से आज राहुल गांधी आगाज कर रहे हैं, ये वो सीट है जो कभी कांग्रेस का मुख्य गढ़ हुआ करता था। वहां आम्बेडकरवादी लोगों की संख्या है, वहां अल्पसंख्यकों की संख्या है, वहां संविधान की बात कहने का फर्क पड़ेगा। और यही बात मुझे लगती है कि बीजेपी को जितनी परेशान कर रही है, अरविंद केजरीवाल को भी परेशान कर रही है। और ये वो सीट है जो कांग्रेस जीत सकती है। और शुरुआत बड़ी रणनीतिक तरीके से की है, कांग्रेस के दिग्गज नेताओं ने रणनीति बनाई है और वो बहुत जबरदस्त रणनीति बनाई है। राजीव जी, अभी इतना ही। जी बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच आप सीधी तस्वीर देख रहे हैं सीलमपुर से। राहुल गांधी के आने का इंतजार हो रहा है। राहुल गांधी के आने का इंतजार नेता जो हैं वहां कर रहे हैं और जैसे ही राहुल गांधी आते हैं उनका भाषण होगा, हम सीधे वहां तक ले चलेंगे आपको और उनके लाइव कवरेज आप तक हम पहुंचाएंगे। ये लगातार आप देखिए वहां से सीलमपुर से, और वहां की तस्वीरें, लाइव तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। ये सब कुछ हम पहुंचाएंगे, आप इंतजार कीजिए। बस राहुल गांधी के आने का इंतजार है। लेकिन उससे पहले हम यहां चर्चा कर रहे हैं, यहां दिल्ली में राहुल गांधी के आज से जो चुनावी आगाज वो कर रहे हैं उसका कितना असर पड़ेगा इसकी भी और चर्चा कर रहे हैं। उधर नीतीश कुमार की भी, और आने वाले समय में नीतीश कुमार, जैसे प्रशांत टंडन जी कह रहे थे कि पलटी मारें या ना मारें, लेकिन इतना जरूर है कि लालू प्रसाद यादव का जो बयान है वो नीतीश बाबू और उधर बीजेपी के अंदर खाने खलबली जरूर मचा दिया है उनका बयान, उस पर भी आएंगे। पहले लेकिन अमलेंदु उपाध्याय जी, क्या कहेंगे आप इधर दिल्ली से लेकर बिहार तक, खासकर दिल्ली? देखिए, दिल्ली में लोहड़ी जलने के बाद राहुल गांधी की मतलब भाषण होगा और इसी से आप समझ लीजिए कि कल जो है वो सूर्य बदल रहा है। तो कांग्रेस ने तैयारी जो है अपनी कर ली है। शुभ घड़ी देख के कांग्रेस ने भी अपना काम शुरू कर दिया है। केजरीवाल जी सबको जो थे वो बुजुर्गों को यात्रा करा रहे थे 4 धामों की, और भारतीय जनता पार्टी कुंभ का आयोजन करा रही थी। इसके बीच में जो एक नया कुंभ आ गया है, तो राहुल गांधी ने वो नया कुंभ तैयार कर दिया है। जय बापू जय संविधान कह करके ये एक नया कुंभ राहुल गांधी ने तैयार कर दिया है। तो अब राजीव जी, ये बात अब स्पष्ट हो गई है कि अब कांग्रेस मजबूती के साथ दिल्ली के विधानसभा चुनाव में उतरेगी। भारतीय जनता पार्टी अब पीछे हटती चली जाएगी और लड़ाई आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के बीच होती चली जाएगी। और आज के बाद राजीव जी, कल से चुनाव खुलना पूरी तरीके से दिल्ली का शुरू हो जाएगा और ये बिल्कुल साफ तौर पर नजर आ रहा है। भारतीय जनता पार्टी पीछे क्यों होती चली जाएगी, उसके बहुत से कारण हैं राजीव जी। एक तो भारतीय जनता पार्टी के पास चेहरे के नाम पे कोई व्यक्ति नहीं है जिसको भारतीय जनता पार्टी पेश कर सके। अरविंद केजरीवाल अगर सवाल पूछ रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी अपना मुख्यमंत्री का चेहरा बताए और बताए कि क्या मुख्यमंत्री का चेहरा उनका रामवीर सिंह बिधूड़ी होंगे या प्रवेश साहिब सिंह वर्मा होंगे, इनमें से कौन होगा, तो भारतीय जनता पार्टी को खुलकर बता देना चाहिए कि कौन होगा उनका चेहरा, लेकिन बता नहीं पा रही है। इसी तरह से राजीव जी, कांग्रेस ने जब अलका लांबा और संदीप दीक्षित के नामों की घोषणा की, उसी दिन ये समझ में आ गया था कि अब
कांग्रेस मजबूती के साथ चुनाव लड़ेगी और अरविंद केजरीवाल के खिलाफ और आतिशी के खिलाफ मजबूत प्रत्याशी उतारने का सीधा सीधा संकेत यही था कि दोस्ताना फाइट होगी, दोस्ताना संबंध भी रहेंगे, लेकिन चुनाव की तरीके से लड़ा जाएगा और गंभीरता के साथ चुनाव लड़ा जाएगा। इसका संकेत कांग्रेस ने दे दिया था। उधर राजीव जी जो कह रहे हैं तेजस्वी यादव की ये उनका आखिरी ही है, तो सही तो कह रहे हैं। नीतीश कुमार भी कह चुके हैं कि आखिरी ही है, आप कहीं नहीं जाएंगे। तो अब तेजस्वी कह रहे हैं कि हाँ आप कहीं नहीं जाएंगे, मतलब जब आ जाएंगे इधर तो कहीं नहीं जाएंगे उसके बाद फिर। तो तेजस्वी का भी कहने का मतलब यही है कि आखिरी ही है, मतलब आप जब पलटी मारेंगे तो ये आखिरी पलटी नीतीश कुमार की होगी और फिर उसके बाद नीतीश कुमार कहीं नहीं जाएंगे, इधर ही रहेंगे। तो ये कहना मुझे लगता है कि तेजस्वी यादव का है और इशारों में तेजस्वी यादव ने कह दिया, जैसा कि मीसा भारती कह रही थी कि वो दोनों मित्र हैं, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार, वो इशारों में बात करते हैं। तो शायद अपने पिता से इशारों में बात करने का कुछ हुनर जो है वो तेजस्वी यादव ने भी सीख लिया और इशारों में कह दिया कि हाँ आप जब नीतीश कुमार पलटी मारेंगे तो ये आखिरी होगा। और इसके साथ साथ राजीव जी लगातार जिस तरीके से नीतीश कुमार को ये साबित करने की कोशिश कर रहे हैं तेजस्वी यादव लगातार कि उनको कैद कर लिया गया है, उनके मंत्री जो हैं भारतीय जनता पार्टी के उप मुख्यमंत्री जो हैं वो उनको कैद किए हुए हैं, उनको बोलने नहीं देते हैं, उनको नियंत्रित कर रहे हैं। चलिए इस बीच जरा आपको हम सीधे पहुंचा रहे हैं वहां सीलमपुर, जहां राहुल गांधी पहुंच चुके हैं मंच पे। ये देखिए राहुल गांधी पहुंच चुके हैं, लोगों में जोश और ये तस्वीरें, सीधी तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं सीधे दिल्ली सीलमपुर से, और जहां से आज इस विधानसभा चुनाव का आगाज कर रहे हैं, चुनावी रैलियों का आगाज कर रहे हैं राहुल गांधी। मंच पे राहुल गांधी पहुंच गए हैं टी शर्ट में, ठंड हालांकि बहुत है लेकिन टी शर्ट में राहुल गांधी हैं अपने अंदाज में, और राहुल गांधी का अभिवादन करते हुए तमाम नेता आप देखिए आजू बाजू में सब बैठे हुए। जय बापू, जय भीम, जय संविधान रैली का आगाज आज से, और यहां राहुल गांधी मंच पे मौजूद हैं, पहुंच चुके हैं। इसके बाद आगे राहुल गांधी का भाषण होता है और भी बहुत सारी चीजें, ये सब हम देखेंगे, आप तक पहुंचाएंगे और चर्चा भी हमारी चलती रहेगी। तो राहुल गांधी एक तरफ मौजूद हैं सीलमपुर में, और राहुल गांधी क्या भाषण देते हैं, उनके भाषण के हिस्से को भी, भाषण सीधा लाइव आप तक पहुंचाएंगे, लेकिन चर्चा भी जारी रखते हैं। जरा आना चाहता हूं शकील अख्तर जी के पास, जरा आ जाएं जल्दी से, जब तक राहुल गांधी का भाषण शुरू होता है उससे पहले। शकील जी, क्या दिखाई दे रहा है आपको, क्या खबरें हैं? देखिए, हो जाने दीजिए उनका भाषण। भीड़ तो भी बहुत दिख रही है उनकी, लोगों में उत्साह भी है, और कांग्रेसियों के लगातार फोन आ रहे हैं। वो कह रहे हैं कि लोगों को बाहर रोका गया है क्योंकि बहुत सकरा इलाका है, वो कोई ऐसा खुला मैदान नहीं है। और जब खुला मैदान भी होता है, रामलीला मैदान में भी होता है, तो वहां भी पुलिस रोक देती है। तो ये एक बहुत बड़ी समस्या है कि लोगों को आने नहीं दे रहे। जितने लोग ग्राउंड के अंदर हैं उससे ज्यादा कांग्रेसी बता रहे हैं कि बाहर खड़े हुए हैं। तो अब राहुल क्या बोलते हैं, कैसे बोलते हैं, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्योंकि देखिए आज की तारीख में राहुल एक ऐसे फिगर बन गए हैं राजनीति में, जो वो कहते हैं वो सच साबित होता है। राहुल इस देश की नब्ज को बहुत अच्छी तरह पहचान रहे हैं। अभी जो आप बता रहे थे कि शेयर मार्केट क्रश हुआ, बुरी तरह क्रश हुआ, राहुल ने करीब 2 महीने पहले ये चेतावनी दे दी थी। राहुल ने कहा था कि युवा निवेशकों, वेतनभोगी कर्मचारियों और आम नागरिकों के लिए ये बाजार बहुत खतरनाक बना दिया गया है, और ये सब कुछ जानबूझ के किया जा रहा है ताकि कुछ लोगों को इस शेयर मार्केट का फायदा दिया जा सके। और आप देख रहे हैं कि आज जो शेयर मार्केट गिरा है उसके बारे में जो बीजेपी के भी लोग हैं, उनके समर्थक भी हैं, वो भी बहुत ही तल्ख टिप्पणी कर रहे हैं, क्योंकि पैसा उनका भी लगा है। ये जो मिडिल क्लास है जिसके बारे में कहते हैं कि मोदी जी का भक्त है, लेकिन जब इसका पैसा जाएगा तो फिर नहीं रह पाएगा ये। दूसरी एक और बात आज कांग्रेसी नेताओं ने कही, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। उन्होंने कहा कि ये बेरोजगारी जो है ये भाजपा का दिया हुआ सबसे बड़ा अभिशाप है हमारे देश के नौजवानों के लिए। छत्तीसगढ़ का एक वीडियो ये लोग शेयर कर रहे हैं आज कांग्रेस के लोग, और बता रहे हैं कि 3000 शिक्षकों को छत्तीसगढ़ की बीजेपी सरकार ने निकाल दिया, और लड़कियां ऐसी सर्दी में सड़क पर दंडवत प्रणाम करते हुए उस मुद्रा में लगातार आगे बढ़ते हुए अपनी मांगे रख रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे ने यह भी कहा कि पेपर लीक
एक ऐसी समस्या बना दिया है कि लगता है इसका कोई इलाज ही नहीं है। आरक्षित सीटें भर नहीं रहे, जो रिजर्व सीटें हैं वो सब की सब खाली छोड़ देते हैं। तो ये सारी समस्याएं जो हैं आज बहुत बड़ी समस्याएं बन चुकी हैं। इसलिए कांग्रेस जो है एक राष्ट्रीय पार्टी के तौर पे, देखिए है क्या कि ये इंडिया गठबंधन की बहुत सारी बातें चल रही हैं, बहुत सारे मुद्दे हैं, लेकिन आज भी देश में कांग्रेस ही एक ऐसी पार्टी है जो पूर्व या पश्चिम, उत्तर या दक्षिण, कोई गांव ऐसा नहीं है जहां कांग्रेस का कोई आदमी मौजूद नहीं हो, जहां कांग्रेस का तिरंगा झंडा नहीं हो। अभी ये 26 जनवरी आ रही है, 26 जनवरी 15 अगस्त पे हर गांव में कांग्रेस का कोई ना कोई आदमी तिरंगा लेके निकल पड़ता है। तो ये कांग्रेस की बहुत बड़ी ताकत है और दिल्ली के चुनाव में ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर कांग्रेस इतनी इंपॉर्टेंट नहीं होती तो ये लोग मायावती और ओवैसी की एंट्री नहीं कराते यहाँ। या मायावती सारी सीटों पे लड़ रही है, ओवैसी ने कहा कि मैं 10 से 15 सीटों पे लड़ूंगा। कौन सी सीटों पे? वही सीटें जो सारी की सारी माइनॉरिटी की है। क्यों लड़ रहे हैं? क्योंकि उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस इस बार बहुत अच्छा करेगी। कांग्रेस कितनी सीटें जीतेगी ये कोई नहीं कह सकता, लेकिन कांग्रेस किसका नुकसान कर देगी। एक बात और बड़ी साफ करना हम चाहेंगे कि आमतौर पे लोग कहते हैं कि कांग्रेस सिर्फ आम आदमी पार्टी का नुकसान करेगी। ऐसा नहीं है। एक मिडिल क्लास, जो शेयर मार्केट की हम बात कर रहे हैं, और इसमें एक बात और बता दें, बात याद आ गई कि रुपया आज जिस तरह गिर रहा है, इस पे भी कांग्रेस के लोगों ने बहुत कमेंट किए हैं। रुपए की स्थिति क्या हो गई है कि रुपया गिरते गिरते 86 पे आ गया है। जब कांग्रेस की सरकार थी तो रुपया 58.58 पे था जी, आज 86। आज रुपए की कीमत ही नहीं है डॉलर के सामने। तो ये सारी की सारी चीजें आज जो है लोगों के बीच आ गई हैं, और खासतौर से मिडिल क्लास के बीच में। मिडिल क्लास के लड़का और लड़की बाहर है, वही पैसे पहुंचाता है। तो ये जब सारी चीजें आ गई हैं तो बीजेपी जो है और उसका वोटर जो है वो भी बीजेपी छोड़ के कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है। हमने शायद पहले भी बताया था कि 2020 का जो चुनाव था विधानसभा का, उसमें जो है कांग्रेस का वोटर का एक हिस्सा बीजेपी को भी गया था। 2015 के चुनाव में कांग्रेस के वोट का ज्यादातर हिस्सा आम आदमी पार्टी को गया, 2020 में बीजेपी को भी गया। तो कांग्रेस के पास ये दोनों वोट वापस आएगा अगर कांग्रेस मजबूती से चुनाव लड़ लेगी। इसलिए राहुल की आज जो रैली है सीलमपुर की, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। इस बीच जरा चलते हैं सीधे सीलमपुर, भाषण दे रहे हैं देवेंद्र यादव, क्या कह रहे हैं जरा सुन लेते हैं, फिर राहुल गांधी के भाषण को भी सुनेंगे। जरा सीधा ले चलिए, क्या चल रहा है जरा सुन लेते हैं, चर्चा आगे बढ़ाएंगे। सीलमपुर में देवेंद्र यादव का भाषण चल रहा है, जरा सुनते हैं कह क्या रहे हैं। इसी प्रकार से आज से 10 साल पहले दिल्ली में भी एक सपनों का सौदा लगाया था, और उसमें भी हमें सपने दिखाया कि भ्रष्टाचार खत्म कर दूंगा, लोकपाल बिल लेकर आऊंगा, हर घर में बिजली और पानी दूंगा, दिल्ली को एक बेहतर दिल्ली बनाने का काम करूंगा, नए अस्पताल खोलूंगा, नए स्कूल खोलूंगा। लेकिन दुख की बात है, आप सब उस बात के गवाह हैं कि आज लगभग 25 विधायक, जिसमें स्वयं पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व उप मुख्यमंत्री, उनके मंत्रीगण और अनेकों विधायक भ्रष्टाचार के मामले में जेल गए। उस लोकपाल की बात आज चर्चा नहीं होती। अगर चर्चा होती, एक मजबूत लोकपाल होता, तो मुझे पूरा विश्वास है कि 90 के 90% इनके 70 में से 60 विधायक जेल में होते। ऐसे भ्रष्टाचारी को आज हम बदलने के मुहिम में सीलमपुर की ये जनता, सीलमपुर के नौजवान मजबूती के साथ हमारे साथ खड़े हैं। मैं इसके लिए दिल्ली के अधिकारियों से आपको धन्यवाद करता हूं। साथियों, दिल्ली के हालात से किसी से छिपे नहीं है। अगर मैं कुछ शब्दों में दिल्ली का हालात बयां करूं तो यहां सांसों का संकट है, यहां कचरे का जमघट है, यहां अपराधियों का मरघट है। जरा सी बारिश में दिल्ली डूब जाती है, अपनी बदहाली पर मां यमुना आंसू बहाती है। पीने के पानी के लिए जनता दर दर की ठोकरें खाती है। शराब के भ्रष्टाचार
शराब के भ्रष्टाचार में सत्ता गोते लगाती है, महंगाई बेरोजगारी से दिल्ली टूट जाती है, बगैर बेशरम सत्ता अपने लिए शीश महल और राजमहल बनवाती है। मैं आप सभी साथियों से एक बात की चर्चा जरूर इस मौके पर करना चाहता हूं। बाबा साहब अंबेडकर ने जब हमारा संविधान रचा था, 25 जनवरी एक दिन पहले संविधान सभा की मीटिंग में 3 बातों का बहुत चिंता की थी। और उन 3 बातों में अगर मैं कहूं कि सबसे पहले उन्होंने कहा था कि जब सत्ता के जो लालच में अगर हमारे अधिनायक के कदमों में बेपनाह शक्ति रख देंगे तो हमारी स्वतंत्रता। अभी राहुल गांधी का भाषण होगा, हम वहां फिर से ले चलेंगे आपको, लेकिन उससे पहले कांग्रेस अध्यक्ष, प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष दिल्ली के, वो भाषण दे रहे हैं और उनके भाषण के बाद राहुल गांधी का भाषण आएगा, हम वहां भी चलेंगे, उनकी बात भी सुनेंगे। जरा प्रशांत जी आपके पास फिर से आना चाहता हूं और चर्चा इधर राहुल गांधी, चूंकि उनके भाषण का काफ़ी इंतज़ार इसलिए भी है कि आखिर वो इस नए बैनर के तहत, यानी जय बापू, जय भीम, जय संविधान के नाम से जो रैली का आगाज हो रहा है आज, उसके तहत भाषण देंगे। जरा ये भी समझना होगा, हम लोगों को भी बड़ी इच्छा है कि सुने कि आखिर इन तीनों, यानी बापू, भीम और संविधान, ये तीनों नाम लेकर राहुल गांधी आगे किस रणनीति के साथ सियासत को, कांग्रेस की सियासत को आगे बढ़ाते हैं, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, इसलिए भी इंतजार है। जरा आपकी प्रतिक्रिया इस पे। अनम्यूट कीजिए प्लीज। चाहे वो सीलमपुर हो जहां राहुल गांधी अभी रैली करने जा रहे हैं, या दिल्ली की किसी बस्ती में आप जाइए, आपको डॉक्टर अंबेडकर की कई मूर्तियां वहां दिखाई देंगी, जगह जगह। ये इम्पैक्ट है वहां पे। वो क्यों मूर्तियां दिखाई देंगी कि दिल्ली का जो अनरिकग्नाइज्ड कॉलोनीज हैं और जो झुग्गी बस्ती है, अधिकांश वहाँ पे जो लोग हैं या तो प्रवासी लोग रहते हैं, या यूपी, बिहार या आसपास के प्रदेशों के आए हुए काम के सिलसिले में, या फिर वो वंचित समाज के लोग रहते हैं। और इसलिए डॉक्टर अंबेडकर का जो मुद्दा है, जो अमित शाह का पार्लियामेंट वाला, उसका इम्पैक्ट इन इलाकों में जरूर होगा। और बीजेपी ने क्या किया कि जब डॉक्टर अंबेडकर के बारे में एक बयान दिया, जो आपत्तिजनक बयान था अमित शाह का, बीजेपी ने राहुल गांधी को उसका चेहरा बना दिया, उसके प्रतिरोध का। जी। दो सांसदों को अस्पताल भेज दिया, आईसीयू में भेज दिया, राहुल गांधी पे आरोप लग गए, FIR लग गई। जाहिर सी बात है कि राहुल गांधी वो सेंट्रल स्टेज पे हैं। बहुत महत्वपूर्ण होगा कि आज राहुल गांधी बोलते क्या हैं, क्योंकि अगर आप देखिएगा कि इंडिया गठबंधन की या एक बड़ी पार्टी होने की जो एक मजबूरी थी, वो कांग्रेस के सामने थी। तो कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, तो चाहे गुजरात के इलेक्शन हो या पंजाब का इलेक्शन हो, आम आदमी पार्टी ने कांग्रेस को कोसने में कोई कसर नहीं रखी, लेकिन कांग्रेस ने पलटवार नहीं किया था अभी तक। चलिए जरा सीधे ले चलना चाहता हूं प्रशांत जी, राहुल गांधी आ गए अब भाषण देने के लिए। जरा राहुल गांधी के भाषण को सुनते हैं, क्या कह रहे हैं, जिसका इंतजार है हम सबको, सुनते हैं, जरा सीधे ले चलता हूं, चलिए। काजी निजामुद्दीन जी, देवेंद्र यादव जी, अनिल चौधरी जी, संदीप दीक्षित जी, राजेश लिलोतिया जी, हारून यूसुफ जी, उदित राज जी, स्टेज पे हमारे कैंडिडेट्स, सीनियर नेता और प्यारे भाइयों और बहनों, कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ताओं, आप सबका यहां बहुत बहुत स्वागत, नमस्कार। कैसे हैं आप लोग? मूड अच्छा है आपका?
देश में विचारधारा की लड़ाई चल रही है। एक तरफ वो लोग खड़े हैं जो चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे कुछ भी हो जाए, इस संविधान की रक्षा करेंगे। संविधान में साफ लिखा है, पहले पेज पे लिखा है कि हिंदुस्तान हर हिंदुस्तानी का है, चाहे उसकी कोई भी जात हो, कोई भी धर्म हो, अगर वो हिंदुस्तानी है तो इस देश में उसकी रक्षा होनी चाहिए, उसको प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए। कॉन्स्टिट्यूशन कहता है। और आजकल बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं। नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, डराते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम इस संविधान को बचाने के लिए चले थे। अंबेडकर जी के संविधान पर रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। और मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। और आप मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब से गरीब व्यक्ति, हर धर्म का व्यक्ति, हर जात का व्यक्ति बड़ा से बड़ा सपना देख सके। ऐसा हिंदुस्तान मैं नहीं चाहता हूं और हम नहीं चाहते हैं जहां अरबपति जो भी करना चाहे कर ले, अदानी अंबानी जैसे लोग पूरे देश को खरीद लें, सारे के सारे बिजनेस कंट्रोल कर लें, सारे एयरपोर्ट्स ले जाएं, सारे पोर्ट्स ले जाएं, सड़कें उनकी, जमीन उनकी, पावर प्लांट उनके, और गरीब जनता देखती रह जाए, भूखी मर जाए। ऐसा हिंदुस्तान हमें नहीं चाहिए और ऐसा हिंदुस्तान हम नहीं होने देंगे। मैं जहां भी जाता हूं, अपनी मीटिंग्स में 2-3 चीजें कहता हूं और यह आपको अच्छी तरह समझना होगा। इस देश में
गरीब लोगों की भागीदारी नहीं है। अभी आपने कहा, महंगाई की बात की और आपने कहा कि महंगाई बढ़ती जा रही। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, महंगाई बढ़ रही है, कम हो रही है? महंगाई के बारे में नरेंद्र मोदी जी ने और केजरीवाल जी ने क्या कहा था? कहा था कि महंगाई कम करेंगे। हुई महंगाई कम? बढ़ती जा रही है और गरीब लोग गरीब होते जा रहे हैं और अमीर लोग अमीर होते जा रहे हैं। 100 लोग हैं, 150 लोग हैं अरबपति जो हिंदुस्तान को कंट्रोल करते हैं। देश का पूरा फायदा उनको मिलता है। अदानी, अंबानी, नरेंद्र मोदी जी की मार्केटिंग करते हैं। आपने कभी नरेंद्र मोदी जी को इनके बारे में कुछ बोलते हुए सुना है? केजरीवाल जी ने अदानी जी के बारे में कुछ बोला है? कभी बोला है? एक शब्द नहीं बोलते हैं, एक शब्द नहीं बोलते हैं। और मैं साफ बोलता हूं कि हम अरबपतियों का देश नहीं चाहते हैं। मैं जाति जनगणना की बात करता हूं और मैंने उदाहरण दिया, इस देश में कम से कम 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 50% पिछड़े वर्ग के लोग हैं। 15% दलित हैं, 8% आदिवासी हैं, 15% माइनॉरिटी हैं। आप सरकार की कोई भी संस्था देखो, बड़े से बड़े बिजनेस देखो, जुडिशरी देखो, आपको पिछड़े वर्ग के लोग, दलित, आदिवासी, माइनॉरिटी के लोग नहीं मिलेंगे। मैंने उदाहरण दिया था, हिंदुस्तान की सरकार को 90 IAS अफसर चलाते हैं। पूरा का पूरा बजट ये बांटते हैं। सड़कों में कितना पैसा जाएगा, एग्रीकल्चर में कितना पैसा जाएगा, डिफेंस में कितना जाएगा, बिजली में कितना पैसा जाएगा, निर्णय ये लेते हैं। 90 लोग हैं। 90 में से 50% आबादी पिछड़े वर्ग की है देश में। 90 में से 3 पिछड़े वर्ग के हैं। आबादी आपकी 50%, आबादी आपकी 50%, भागीदारी आपकी 90 में से 3। और बजट की बात आती है तो जो ओबीसी वर्ग के अफसर हैं वो 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलितों की आबादी 15% है। 90 में से 3 अफसर उनके 100 रुपए में से 1 रुपया का निर्णय वो लेते हैं। मतलब अगर आपने पिछड़ा वर्ग, दलित वर्ग मिला दिया, जिनकी आबादी 65% है, उनकी भागीदारी 6% है। 100 रुपए में से 6 रुपए का निर्णय ये लोग लेते हैं। बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अदानी, अंबानी, टाटा, बिरला, 500 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो और आपको दिखेगा कि मालिकों में आपको एक आदिवासी, एक दलित, एक पिछड़ा, एक माइनॉरिटी का व्यक्ति नहीं मिल सकता। मैनेजमेंट टीम के नाम निकालो, आपको एक पिछड़ा वर्ग का व्यक्ति नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक आदिवासी नहीं मिलेगा।
ये हिंदुस्तान की सच्चाई है। और जब मैं जाति जनगणना की बात करता हूं, नरेंद्र मोदी जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता और केजरीवाल जी के मुंह से एक शब्द नहीं निकलता है। क्योंकि दोनों चाहते हैं कि देश में पिछड़े वर्ग को, दलित को, आदिवासियों को, माइनॉरिटीज को भागीदारी ना मिले। आप पूछिए कभी केजरीवाल जी से, पूछिए कि वो जाति जनगणना के साथ हैं या नहीं। मोदी जी से पूछिए जाति जनगणना के साथ हो या नहीं। मैंने पार्लियामेंट में उनके सामने बोला, नरेंद्र मोदी जी बैठे थे, मैंने उनसे साफ कहा, नरेंद्र मोदी जी आप करो ना करो, बच्चा भी जानता है। मीडिया वाले नहीं जानते, 6 साल का बच्चा जानता है। मैंने उनसे कहा कि आप करो ना करो मैं नहीं जानता, मगर जिस दिन कांग्रेस पार्टी की सरकार आएगी, रिजर्वेशन को 50% से ज्यादा कर देंगे और जाति जनगणना लोकसभा में, राज्यसभा में हम पास करके दिखाएंगे। हम भागीदारी चाहते हैं, हम समानता चाहते हैं, हम चाहते हैं कि गरीब से गरीब व्यक्ति, चाहे वो दलित हो, पिछड़े वर्ग का हो, हिंदू हो, मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, कि सब लोग बड़ा सा बड़ा सपना देख सकें। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब 500 सबसे बड़ी कंपनियों में पिछड़े वर्ग के लोग मालिक बने, दलित मालिक बने, माइनॉरिटीज के लोग मालिक बने, आदिवासी मालिक बने। मैं वो दिन देखना चाहता हूं जब इस देश में सचमुच में पिछड़े वर्गों को भागीदारी मिले, माइनॉरिटीज को भागीदारी मिले, दलितों को भागीदारी मिले। और सच्चाई यह है कि लंबे लंबे भाषण होंगे, केजरीवाल जी भी करेंगे, नरेंद्र मोदी जी भी करेंगे, मगर जब भागीदारी देने की बात आएगी तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी भागीदारी दे सकती है। चाहे मनरेगा हो, भोजन का अधिकार हो, जमीन अधिग्रहण बिल हो, किसान का कर्जा माफ हो, स्कॉलरशिप्स हो और संविधान हो, ये सब काम कांग्रेस पार्टी ने आपके साथ मिलकर आपके लिए किया है। आप पूछिए, जाके केजरीवाल जी से पूछिए और उनसे कहिए कि वो पब्लिकली कहें, देश के सामने कहें कि वो रिजर्वेशन बढ़ाना चाहते हैं और वो जाति जनगणना करवाना चाहते हैं। हमारी सरकार आएगी, दिल्ली में एकदम हम जाति जनगणना करके दिखाएंगे और सबको पता लग जाएगा, दलितों को पता लग जाएगा कि आपकी दिल्ली में, दिल्ली की सरकार में, दिल्ली की संस्थाओं में, दिल्ली के गवर्नमेंट में कितनी भागीदारी है। आपको पता लग जाएगा, पिछड़ों को पता लग जाएगा कि आपकी कितनी भागीदारी है। आज जहां भी आप जाते हो, सरकार की संस्थाओं में आप जाओ, अस्पतालों में जाओ, प्राइवेट अस्पतालों में जाओ, प्राइवेट कॉलेजेस में जाओ, आपको पिछड़े वर्ग के लोग नहीं मिलेंगे, आपको दलित नहीं मिलेंगे। यह सच्चाई है हिंदुस्तान की। और जाति जनगणना एक क्रांतिकारी काम होगा। मैं आपको कह रहा हूं, दिल्ली की सरकार आएगी तो यहां करेंगे और नेशनल लेवल पे लोकसभा में मैंने वायदा किया, हम उसको पूरा करके दिखाएंगे। जब केजरीवाल जी आए थे, आपको याद होगा, शीला जी की सरकार थी। आपको याद है
वो दिल्ली याद है आपको? और केजरीवाल जी आए और केजरीवाल जी ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को मैं साफ कर दूंगा, भ्रष्टाचार मिटा दूंगा, पेरिस बना दूंगा। अब देखिए हुआ क्या। आप देखिए बाहर चला नहीं जा सकता है, ऐसा पोल्यूशन है, बाहर चला नहीं जा सकता है, आधे लोग बीमार रहते हैं, कैंसर बढ़ रहा है, पोल्यूशन बढ़ता जा रहा है, महंगाई बढ़ती जा रही है। और उन्होंने कहा था कि भ्रष्टाचार को अरविंद केजरीवाल जी मिटाएंगे। अब आप बताइए, दिल्ली में अरविंद केजरीवाल जी ने भ्रष्टाचार मिटाया क्या? मिट गया। तो जैसे जैसे प्रचार नरेंद्र मोदी जी करते हैं मीडिया का, झूठे वायदे, एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक झूठे वायदे, वैसे ही स्ट्रेटेजी केजरीवाल जी की है। कोई फर्क नहीं है। ये सच्चाई। और आप जानते हो, जो मैंने शुरुआत में कहा, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर, चाहे वो कोई भी धर्म का हो, कोई भी जात का हो, अगर कोई भी उसके खिलाफ हिंसा करेगा तो राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी वहां आपको मिलेगी। ये हम में और उनमें फर्क है। देखिए, ये उनमें और हम में फर्क है। जब हमारी जरूरत पड़ेगी, जब आपके खिलाफ हिंसा होगी, हम वहां आपको दिखाई देंगे, आपके साथ खड़े होंगे। और ये मैं ऐसे नहीं बोल रहा हूं, ये हमारा रिकॉर्ड है। हमने कहा था कि बीजेपी की विचारधारा के खिलाफ हम लड़ेंगे और 4000 किलोमीटर कन्याकुमारी से लेकर हम कश्मीर चले हैं। और हमने नारा दिया, देश की जनता ने नारा दिया, नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलनी है। और हमने ये नहीं कहा आपको कि मोहब्बत की दुकान जब ही खुलेगी जब आप हमें वोट दोगे। हमने आपसे कहा, चाहे कुछ भी होगा, ये विचारधारा की लड़ाई है, आरएसएस बीजेपी के खिलाफ हम हैं, आज हैं, पहले थे और पूरी जिंदगी रहेंगे। और 4000 किलोमीटर हम चले और देश का माहौल हमने बदल दिया। एक नए तरीके की राजनीति हम लाए। और एक तरफ हिंसा और नफरत और दूसरी तरफ मोहब्बत की दुकान, ये सच्चाई है। तो मैं आपको आश्वासन देने आया हूं 2-3 चीजों की। सबसे पहले, हिंदुस्तान सबका है, गरीबों का है, 10-15 अरबपतियों का हिंदुस्तान नहीं है। दूसरी बात, इस हिंदुस्तान में संविधान सबसे जरूरी है, इसकी रक्षा हमने की है। आपने देखा होगा, पहले नरेंद्र मोदी जी 400 पार की बात कर रहे थे, छाती फैला के 400 पार, और चुनाव के बाद संविधान को उन्होंने ऐसे किया, सिर पे लगाया। यह काम कांग्रेस पार्टी ने करवाया है। कांग्रेस पार्टी ने साफ उनको कह दिया कि देखो, बाकी सब ठीक है, अगर संविधान पर आक्रमण किया तो फिर हिंदुस्तान आपको माफ नहीं करेगा, देश आपको माफ नहीं करेगा। तो यह मैं आपसे कहना चाहता हूं, यहां पे कांग्रेस पार्टी का पूरा समर्थन कीजिए, कांग्रेस पार्टी को जिताइए।
और जो पहले हम विकास करते थे, जो पूरी दुनिया को मालूम है, जो शीला दीक्षित जी ने काम किया था, जब कांग्रेस पार्टी कर पाएगी। कांग्रेस पार्टी कर सकती है, ना केजरीवाल जी कर सकते हैं, ना बीजेपी कर सकती है। यह सच्चाई है और आपने देख लिया है, आपके सामने सच्चाई है। दिल्ली की सच्चाई आपके सामने है, महंगाई की सच्चाई आपके सामने है, सड़कों की सच्चाई आपके सामने है, पोल्यूशन की सच्चाई आपके सामने है। तो कांग्रेस पार्टी को आप पूरा समर्थन दीजिए, हमारे कैंडिडेट्स को यहां जिताइए और दिल्ली में हमारी सरकार बनवाइए। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और कांग्रेस पार्टी के जो हमारे कार्यकर्ता हैं, हमारे जो बब्बर शेर हैं, आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, नमस्कार। तो यहां आप सुन रहे थे, देख रहे थे कि यहां राहुल गांधी अपनी बात रख रहे थे और बहुत पुरजोर तरीके से इन्होंने बातें अपनी रखी हैं। जरा उसका एक छोटा सा अंश, एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने जो कही है उसका एक छोटा सा अंश यहां सुनाना चाहूंगा और फिर एक छोटा छोटा कमेंट। मैं जान रहा हूं कि समय खत्म हो चुका है आप लोगों का भी, और लेकिन राहुल गांधी के इस भाषण पर चूंकि आगाज है और सीधा हमला अरविंद केजरीवाल पर भी करते हुए नजर आए और यही देखना था कि अरविंद केजरीवाल पे राहुल गांधी कुछ कहते हैं कि नहीं कहते हैं। यह बहुत महत्वपूर्ण था। लेकिन पहले एक महत्वपूर्ण बात जो राहुल गांधी ने कही है, जरा स्क्रीन पे ले आइए, उसको भी सुनते हैं और फिर सीधे शकील जी, फिर प्रशांत जी और तमाम आप साथियों के बीच आता हूं। बीजेपी के लोग, आरएसएस के लोग इस संविधान को खत्म करने में लगे हुए हैं, नफरत फैलाते हैं, एक भाई को दूसरे भाई से लड़ाते हैं, डराते हैं। कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक 4000 किलोमीटर हम इस संविधान को बचाने के लिए चले थे। रोज नरेंद्र मोदी, बीजेपी और आरएसएस के लोग आक्रमण करते हैं। मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि मेरी राजनीति और कांग्रेस पार्टी की राजनीति में बिल्कुल क्लैरिटी है। हमारे लिए इस देश के सब लोग एक समान हैं। इस देश में मोहब्बत नफरत को काटेगी, हराएगी। मोहब्बत हिंसा को काटेगी और हराएगी। और आप मेरी पूरी लाइफ की राजनीति देख लेना, मैं आज की बात नहीं कर रहा हूं। जब तक मैं जिंदा हूं, आप लिख के ले लो, अगर किसी भी हिंदुस्तानी पर आक्रमण होगा, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, चाहे वो किसी भी जात का हो, दलित हो, पिछड़ा हो, राहुल गांधी वहां आपको उसकी रक्षा करते हुए मिलेगा। मेरे लिए हिंदुस्तान का यही मतलब है कि इस देश में नफरत ना हो और गरीब। राहुल गांधी रक्षा करते हुए मिलेगा, मुसलमान हो, हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, ये तमाम बातें, और बीजेपी पर भी हमला करते हुए, बोलते हुए। लेकिन साथ साथ राहुल गांधी यहाँ आप जानते हैं कि बहुत ही इंपॉर्टेंट वे में जिस बात को हम समझना चाहते थे कि आखिर आम आदमी पार्टी और केजरीवाल पर क्या कहते हैं, पैरेलली लेकर चल रहे थे। शकील जी। देखिए राजीव जी, इससे प्रभावशाली भाषण और क्या होगा। और वहां पे मौजूद जो श्रोता थे, जनता थे, उनका रिस्पांस देखिए। जनता का रिस्पांस बता रहा है कि उन्होंने राहुल गांधी के भाषण को पूरी तरह समझा है और सराहा है। नेक्स्ट, केजरीवाल पे एक बार, दो बार, तीन बार, चार बार, हमारे ख्याल में 8-10 बार उनका नाम लेकर उन्होंने हमला किया। महंगाई पे बोला, क्या केजरीवाल महंगाई पे बोलते हैं? महंगाई कम की। अडानी का बोला,
क्या अडानी के खिलाफ केजरीवाल बोलते हैं? जाति गणना पे बोला, क्या केजरीवाल जाति गणना की मांग करते हैं? इस तरह आज राहुल गांधी ने स्पष्ट कर दिया कि ये चुनाव कांग्रेस पूरी ताकत से, पूरे दम से लड़ रही है और साफ साफ कहा कि दोनों चाहते हैं, एक समान कर दिया उन्होंने। अब उन्होंने कोई फर्क नहीं रखा है बीजेपी में और आम आदमी पार्टी में, मोदी में और केजरीवाल में, दोनों को उन्होंने एक ही खांचे में, एक ही ग्रुप में डाल दिया है पूरा का पूरा, और उन दोनों के खिलाफ लड़ रहे हैं। और उन्होंने जो सबसे खास बात कही है वो ये कही है कि शीला दीक्षित की जो यहाँ पे विरासत है, शीला का नाम लेके कहा उन्होंने, उसको लेके हम चुनाव लड़ रहे हैं। और शीला दीक्षित के ऊपर केजरीवाल ने जो हमले किए थे और आज केजरीवाल ने क्या किया, तो आज का जो राहुल गांधी का भाषण है, हमें नहीं लगता कि इससे प्रभावशाली भाषण और कोई हो सकता है। उन्होंने यहाँ से पूरी दिल्ली को संबोधित किया है, पूरे दिल्ली के जो कैंडिडेट हैं वो यहाँ पे मौजूद थे, और जो उन्होंने बड़ा भावुक शब्द वाक्य बोला है कि जब तक मैं जिंदा हूं तब तक कोई हिंदू हो, मुसलमान हो, किसी जाति का हो, किसी धर्म का हो, उसकी रक्षा मैं करूंगा, कांग्रेस उसकी रक्षा करेगी। इसका असर बहुत बड़ा होने वाला है। और जो लोग नारे लगा रहे थे, जो लोगों का रिस्पांस था, वो अपने आप में ये बता रहा था कि जनता जो है राहुल गांधी के भाषण से कितनी प्रभावित थी। राहुल गांधी का जो आत्मविश्वास था वो आप देख ही रहे थे कि किस तरह आत्मविश्वास में था। वो आज केजरीवाल में या मोदी जी में नहीं दिखता है। और उन्होंने जो एक और ख़ास बात कही, जो बड़े साफ साफ ढंग से बताई कि 88% का उन्होंने जो है डाटा बता दिया जी। इतना ओबीसी 50%, इतना दलित, इतना माइनॉरिटी, इतना आदिवासी, 88% होता है 88%। इस 88% को देश के अंदर 3%, 5% से ज्यादा भागीदारी नहीं मिल रही है। तो ये मैसेज राहुल ने बड़ा क्लियर दे दिया कि अगर हम आएंगे दिल्ली में जाति गणना कराएंगे, और देश के बारे में तो उन्होंने बता ही दिया। वादा ही था उनका लोकसभा के अंदर, उन्होंने कहा था कि मैं लोकसभा के अंदर जाति गणना का प्रस्ताव पास कराऊंगा। और देखिए राहुल गांधी ने जो जो कहा है कि जनता को सब मालूम है, जनता बोलती जा रही थी। राहुल ने कहा आपको मालूम है, उन्होंने कृषि के काले कानून कहा था वापस लेंगे, वो हुए। तो सारी बातें राहुल की सही साबित होती जा रही है और जनता को एक एक बात याद है। इसलिए आज राहुल गांधी का भाषण, राहुल की जो चुनाव में एंट्री थी और कांग्रेस का जो प्रचार उन्होंने शुरू किया, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है और उसका असर होगा। जी राजीव जी जी बिल्कुल बिल्कुल। सुनील शुक्ला जी, क्या कहेंगे राहुल गांधी के इस भाषण पे, जिसमें वो साफ साफ केजरीवाल पे हमला बोलते हैं, पूछ रहे हैं कि केजरीवाल ने जाति जनगणना पर कुछ नहीं बोला, साथ साथ ये कह रहे हैं कि जब केजरीवाल आए थे तो शीला दीक्षित की सरकार थी उस वक्त जब आंदोलन चल रहा था, और केजरीवाल ने बहुत बड़ा प्रचार किया, दिल्ली को साफ रखूंगा, पेरिस बना दूंगा, पोल्यूशन बढ़ रहा है, कैंसर बढ़ रहा है। ये बातें फिर दिल्ली में प्रचार, जब जैसे प्रचार मोदी करते हैं वैसे ही स्ट्रेटेजी अरविंद केजरीवाल की भी है, दोनों को जोड़ते हुए। और उसके साथ साथ आपने सुन लिया, चाहे अदानी का मामला हो, अंबानी का मामला हो, इन सब मामले पे भी अरविंद केजरीवाल ने कुछ नहीं कहा। यानी कई बार पैरेलली लेकर आए नरेंद्र मोदी के सामने अरविंद केजरीवाल को। क्या स्ट्रेटेजी है यहाँ पे, क्या कुछ दिखाई देता है? राहुल गांधी ने बड़ी सफलतापूर्वक आम आदमी पार्टी सरकार के खिलाफ नैरेटिव सेट कर दिया, जो अब तक बीजेपी नहीं कर रही थी। राहुल गांधी ने आम आदमी पार्टी और बीजेपी दोनों को साथ साथ जाति जनगणना के खिलाफ खड़ा किया, दोनों को सामाजिक सशक्तिकरण के खिलाफ खड़ा कर दिया। अपने वायदे पूरे न करने के लिए को लेकर के जो सियासत करती रही आम आदमी पार्टी, उसके लिए आम आदमी पार्टी के सामने प्रश्नवाचक चिन्ह खड़े कर दिए। इस समय आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी को चुनौती देने के लिए आवश्यकता था, एक सीधे एक आक्रामक रवैया अख्तियार करने की आवश्यकता थी, जो भारतीय जनता पार्टी भी नहीं कर पा रही थी। भारतीय जनता पार्टी जो नैरेटिव बनाने की कोशिश कर रही थी, सबका काट आम आदमी पार्टी के पास था। उसने शीश महल का सवाल खड़ा कर दिया तो उसने राजमहल का सवाल खड़ा कर दिया। ये सीएजी की रिपोर्ट लेके आ रहे हैं, सीएजी की रिपोर्ट कितनी सही है कितनी गलत है पहले उसे बहस हो जाए, क्योंकि सीएजी ने तो कभी कोई सार्वजनिक रिपोर्ट जारी नहीं की। सीएजी ने भी नहीं कहा कि ये जो रिपोर्ट दिखाई जा रही है वो उनकी तरफ से जारी की गई कि नहीं की गई है। तो आम आदमी पार्टी के खिलाफ जो बीजेपी जिन मुद्दों को लेके आ रही थी, उन सभी मुद्दों का काट खड़ा कर दिया आम आदमी पार्टी ने। आज जो राहुल गांधी ने खड़े किए कि जो वायदे किए गए थे आम आदमी पार्टी के द्वारा, आम आदमी पार्टी के नेता अरविंद केजरीवाल के द्वारा, उनका क्या हुआ? जी
चाहे वो भ्रष्टाचार का मसला हो, चाहे पर्यावरण की सुरक्षा का सवाल हो, चाहे बेरोजगारी दूर करने की स्थिति हो, चाहे झोपड़पट्टी इलाकों को बेहतर करने का सवाल हो, जितने मुद्दे थे सबको खड़ा किया। तो ये एक जो आम आदमी पार्टी को भारतीय जनता पार्टी के साथ खड़ा करने और उनको वैचारिक स्तर पर चुनौती देने की जो एक राजनीति की आवश्यकता इससे महसूस की जा रही है दिल्ली में, वह काम राहुल गांधी ने किया। जी बिल्कुल। क्या कहेंगे प्रशांत जी? 4 बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं उनके भाषण में। सबसे पहला कि सीधा हमला अरविंद केजरीवाल पे, और इसका सीधा स्पष्ट संदेश जाता है कि जो 2 पार्टियां लोकसभा का चुनाव एक साथ मिलकर लड़ी थी, अब आमने सामने हैं। एक कोई कार्यकर्ताओं के बीच में, कैंडिडेट्स के बीच में, मीडिया में, समर्थकों में कोई कंफ्यूजन ना हो, उस कंफ्यूजन को आज उन्होंने क्लियर कर दिया। एक बात। दूसरी बात कि शीला दीक्षित की विरासत को लेकर, शीला दीक्षित के डेवलपमेंट के रिकॉर्ड को लेकर चुनाव के मैदान में है, ये उन्होंने बहुत स्पष्ट कर दिया। तीसरा, उन्होंने कहा उनका बड़ा जो पॉलिटिकल राइवल है वो बीजेपी और आरएसएस है। ये उन्होंने बहुत स्पष्ट तौर पे कर दिया कि नंबर 1 उनका जो पॉलिटिकल एनिमी है वो बीजेपी आरएसएस से मोदी है। और चौथा कि जो उनका प्लैंक है सामाजिक न्याय की राजनीति, आरक्षण, जातिवाद जनगणना, इसको वो लेकर आए। इसमें अंबेडकर का सवाल, डॉक्टर अंबेडकर के अपमान का सवाल निहित है। तो ये जो 4 मुद्दे वो लेकर आए हैं, यहाँ से दिल्ली का एजेंडा अब कांग्रेस पार्टी के लिए सेट होता है। अब देखना ये कि इसको आगे कांग्रेस पार्टी के कैंडिडेट, वर्कर, उनकी मीडिया टीम इसको आगे कैसे ले जाती। एक जो कमी दिखाई दी मुझे, वो कमी ये दिखाई दी कि प्रदूषण की बात तो उन्होंने की, लेकिन दिल्ली के लोगों की जो समस्याएं हैं, जो उनकी आकांक्षाएं हैं, चाहे वो बस्तियों में रहने वाले लोग हो, चाहे वो फ्लैट में रहने वाले लोग हो, वो जो स्थानीय समस्याएं हैं दिल्ली की, वो जो फौरी समस्या, जिनका कि फौरी निदान है, सड़कों की स्थिति खराब है, पीने के पानी की स्थिति खराब है, बेरोजगारी है, ये सारी जो समस्याएं हैं, इसका कोई उन्होंने स्पष्ट तौर पे एक रोड मैप नहीं दिया। शीला दीक्षित की बात जरूर की तो वो उसमें आ सकता है, लेकिन हम उम्मीद कर रहे थे कि शायद कुछ इस पर भी ज्यादा बोलेंगे दिल्ली स्पेसिफिक बातों को लेकर। जी बिल्कुल बिल्कुल। डॉक्टर प्रकाश हिंदुस्तानी जी। राजीव जी, शकील जी, प्रशांत जी और सुनील जी ने काफी बातें बता दी। मैं 2 ही बातें ऐड करना चाहता हूं। नंबर 1, राहुल गांधी ने स्पष्ट किया कि जो लोग संविधान के अनुसार नहीं चल रहे हैं हम उनके खिलाफ हैं, चाहे वो अरविंद केजरीवाल हो, चाहे बीजेपी, आरएसएस। उनकी बात का स्पष्ट कि केजरीवाल, उन्होंने साफ साफ कहा कि केजरीवाल कभी भी बीजेपी पर, मोदी पर सीधा हमला नहीं करते। इसका आशय क्या है? इसका आशय यह कि ये लोग मिले हुए हैं, ये समझ सकते हैं कि वो एक दूसरे को बचाव करते हैं, एक दूसरे के लिए ढाल का काम करते हैं। एक सबसे बड़ा मैसेज राहुल गांधी ने यह कह दिया कि हम हमेशा बड़े भाई की तरह त्याग करने के लिए तैयार नहीं रहेंगे। मौका आएगा तो पार्टी के लिए, संविधान के लिए, देश के लिए, पिछड़ों के लिए और अल्पसंख्यकों के लिए खड़े होंगे। ये उन्होंने पूरे देश को संदेश दिया है। और अब ये तय माने कि आगे जब भी विधानसभा के चुनाव राज्यों में होंगे, वहां कांग्रेस इसी दमदारी से मैदान में होगी। ये क्योंकि जब मैदान में आप हैं, तलवार लेकर खड़े हैं, चुनाव में हैं, तो फिर आपके लिए एक ही लक्ष्य होना चाहिए, जीतना। ये संदेश कांग्रेस ने अपने कार्यकर्ताओं को, नेताओं को दिया कि हम चुनाव में हैं, हमें जीतना। राजीव जी बिल्कुल बिल्कुल। अमलेंदु उपाध्याय जी। राजीव जी देखिए, आज जो जितनी भी कयास चल रहे थे, एक तरीके से राहुल गांधी ने बहुत सलीके से सारे कयासों पे विराम लगा दिया और साफ ऐलान कर दिया कि अब दिल्ली विजय की ओर कांग्रेस उतर रही है। अब दिल्ली को विजय करना उसका लक्ष्य है। और आखिर में उन्होंने कहा कि हमारी सरकार बनवाई है, यानी सीधी सीधी बात, नो बकवास, कि दिल्ली में हमारी सरकार बनवाई है और भारतीय जनता पार्टी और उनकी जो बी टीम कही जाती है उनको सत्ता से बाहर कीजिए।
दूसरा जो उन्होंने कहा, जो बात चल रही है, शीला दीक्षित का नाम लेकर उन्होंने कहा, यानी राजीव जी हम लोग जो लगातार चर्चा कर रहे हैं पिछले कई दिन से कि दिल्ली में एक बड़ा वर्ग ऐसा उभर आया है जो कह रहा है कि काम तो शीला दीक्षित के समय में ही हुए। तो उस नब्ज को भी राहुल गांधी ने पकड़ा और ये सीधी सीधी बात रखी कि शीला दीक्षित के समय में काम हुए और आप लोग जानते हैं। एक और बात राजीव जी जो आगे के लिए भी संकेत दे दिए कि अडानी के मसले पर अगर चाहे वो इंडिया गठबंधन में भी कोई होगा नहीं बोलेगा तो उसके खिलाफ भी राहुल गांधी मुखर होकर बात करेंगे, वो चाहे उत्तर प्रदेश हो चाहे कहीं हो या दिल्ली हो। ये संकेत भी एक साफ तौर पर दे दिया। और राजीव जी एक आखिरी बात मैं कह दूं कि वो गाना है ना कि जब रात जब है मतवाली फिर सुबह का आलम क्या होगा। तो जो आगाज आज किया है राहुल गांधी ने, अगर इस तरीके की 3 और 4 सभाएं और हो गई राजीव जी राहुल गांधी की चुनाव तक, तो आप लिख लीजिएगा दिल्ली कांग्रेस के लिए दूसरा तेलंगाना हो जाएगा। जी, दिल्ली कांग्रेस के लिए दूसरा तेलंगाना, बहुत बड़ी बात आप कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी। तेलंगाना आप जानते हैं, तेलंगाना में बीआरएस और बीजेपी के बीच फाइट बताई जा रही थी, लेकिन वहां हुआ ये कि कांग्रेस पार्टी आज सत्तारूढ़ है, यानी सत्ता पर काबिज है और रेवंत रेड्डी वहां के मुख्यमंत्री हैं। क्या दिल्ली भी उसी दिशा में जाते हुए हम देखेंगे जैसा कह रहे हैं अमलेंदु उपाध्याय जी? और साथ साथ ये कि अगर ऐसी रैली 2-4 और कर दें राहुल गांधी तो परिस्थितियां बदल जाएंगी। आने वाला वक्त बताएगा। अभी दिल्ली के चुनाव का आगाज हो चुका है। दिल्ली में 5 तारीख को यानी 5 फरवरी को चुनाव है और काउंटिंग जो है वो है 8 फरवरी को, तो ज्यादा वक्त नहीं है, महीने भर से कम का वक्त। और इस बीच कुंभ का मजा लीजिए, डुबकी लगाइए, रिकॉर्ड बनाइए। दिल्ली में सर्दी अपना आलम सितम जो भी है वो ढा रही है, सितम ढा रही है, सर्दी का आलम है। और ऐसे में हम लोग गर्मा गर्म बहस और चर्चा और साथ में